हेलो अस्सलाम वालेकुम। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लव्ड बाय मैनी, हेटेड बाय मैनी, इग्नोर्ड बाय नो वन। जानते तो आप सब हैं, देखते तो आप सब हैं, अनसेंसर्ड हमारे साथ असद तूर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। शहजाद, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर। कैसा लग रहा है मेरा शहर आपको? आपका शहर मुझे हमेशा से, सच्ची बताऊं, लोग बहुत प्यारे लगते हैं यहाँ के। हम्म, लेकिन शहर पे आपके मुझे उम्मन रहम आता है। हम्म। बहुत कराची वालों के साथ धोखा हो रहा है। सिंस डीएचए के नाम पे भी आप लोगों को चूना लगा हुआ है, यकीन कीजिए। ये मेरे एक दोस्त हैं स्टैंड अप कॉमेडियन। ठीक है। वो कहते हैं डीएचए जो लफ्ज़ है ना, हम्म। उससे पहले एक नून खुन्ना लगता है जो लोग बोलते नहीं हैं। बिल्कुल। तो तो वो आप लोगों को पूरी तरह जी जी जी, जी। हमारी तो आदत है। हमें तो हम वो आपने अगर फिल्म, आपने कहा आपको फ़िल्म का इंटरेस्ट नहीं है, मैंने सोचा आज फ़िल्मों पे बात करेंगे। वो एक फ़िल्म का डायलॉग है ना कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। हाँ, तो कराची वाले भी आगे से यही कहते हैं, मैं बर्बाद होना चाहता चाहता हूँ। हूँ, मैं चाहता हूँ। तो सिंस आपने भी मेरे साथ इसी तरह शुरुआत की थी, आपने कहा कराची के लोग प्यारे लगते हैं। हाँ, बिल्कुल प्यारे लगते हैं। नाम क्या है उसका? देखिए, बहुत सारे हैं। अब मैं किसका नाम लूँ? ओह, एक बहुत से दोस्त हैं जो बहुत प्यारे हैं। अच्छा अच्छा, कोई? आप हैं, फैसल चौधरी हैं, हाँ ठीक है। फैसल इज़ लाइक आई कैन गे से कि मतलब वो इज़ द मेन पर्सन हाँ। इस शहर में, के जिसके ऊपर मैं हमेशा रिलाई करता हूँ। फैसल चौधरी हैं, मुस्तफ़ा हैं, मुर्तज़ा हैं, हुसैन दादा हैं, हम्म, आदिल भाई हैं। हम्म। देयर मैनी इन दिस सिटी। शहबाज जाहिद हैं, इरफान इसहाक हैं, आपको भी पता है सुनील कि हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा था जब मैं सवाल पूछ रहा था। तो देखिए, आपने मुझे क्या बाल करवाई थी, अगर आपको याद हो, या तो आपने अगर सही जवाब दिया तो फिर आप सही की तवक्को रखेंगे। देखे ना, शहजाद, हफ्ता डील डील। हफ्ता हफ्ता आप कराची फैसल चौधरी के लिए तो नहीं 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 नहीं, मैंने उसके लिए, आपको पता है, मैं इस दफ़ा वो अपना, मैंने भी पॉडकास्टिंग का है। एक वो अन आपका कही देखते, वेद असतूर। हाँ, आपकी तरह मैंने शुरू किया है। तो हम्म, फिर मैंने कहा कि कुछ इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर हम्म। लूँ। आपके साथ भी किया है, दूसरों के साथ भी किए हम्म। हैं। तो उसलिए हफ्ता रुक गया हूँ, वरना मैं हमेशा, आपको पता है, जब भी आया हूँ एक हाँ, से दो जल्दी दिन के लिए जल्दी। रुका हूँ और फिर वापस चला नहीं नहीं, गया बड़ा अच्छा लग रहा है आप हमारे शहर आए में। इस्लामाबाद की क्या ख़बरें हैं? मैं तो बड़ा खुश था कि मेरी जब अगली कोर्ट हियरिंग होगी मैं बोलूँगा मेरे लॉयर्स ही जेल में हैं, हूँ। तो ये इसको आप पोस्टपोन करें। बट मेरे लॉयर्स को मैंने सुना है बेल मिल गई है। जी बिल्कुल, उनकी बेल कंफर्म हो गई है हम्म, आज। और ये आप इसको एक अच्छी खबर के तौर हम्म। पे भी देख सकते हैं, और आपके लिए ये परेशानी का बायस भी हो नहीं सकती है कि अब नहीं। आपका केस तेज़ी से चलेगा। और जो आपके साथ होना होगा, जिसने करना होगा, उनके भी हाथ लंबे हैं। तो फिर तो ये बाकी क्या आगे, मामला है ईमान और हादी की? किस बात की एफआईआर हुई भी है भाई? यार ये एफआईआर अजीबो गरीब, उन्होंने लाइक 2021 से, जबकि हम्म, उस वक्त ये नई पीका की अमेंडमेंट्स नहीं भी हम्म, आई थी, उन्होंने कहा जी 2021 से ये खातून और इसका शोहर, जिसकी हम्म, शादी 2023 में हुई है, लेकिन वो हम्म, कह रहे हैं 2021 से ये दोनों इदारों के ख़िलाफ़, रियासत के हम्म, ख़िलाफ़, जिसे कहते हैं ट्वीट्स करते हम्म, हैं, बातें करते हैं, ईमान बातें करती है और हादी रीट्वीट करता है। हम्म, तो और उन्होंने कहा जी कि इस बुनियाद पर इनका एक पैटर्न है। ये समझते हैं कि जी जो फ़ौज है वो जंग हम्म, नहीं लड़ सकती मिलिटेंट से, और ये इनडायरेक्टली मिलिटेंट्स का बयानिया आगे बढ़ाते हैं, और ये कालेदम तंजीमों का हम्म, बयानिया आगे बढ़ाते हैं, जिसमें पीटीएम है, जिसमें बीवाईसी है, और इस तरह की तमाम बातें। और ये सब कुछ उन्होंने कोई एक पूरा पैटर्न के नाम पर उन्होंने 2 सफ़ों की एफआईआर बना दी हम्म। है। ट्वीट्स उसमें 3-4 लिखे हैं, लेकिन बाकी सारी बातें हैं कि मुझे शहजाद पसंद नहीं है, मैंने नहीं देखना पाकिस्तान एक्सपीरियंस, मैं ये और मैं, मतलब सारा जो जो उनकी ख्वाहिशें थी वो उन्होंने इसमें लिख दी हैं। तो अब वो जब ट्रायल चलेगा तो देखते हैं, जब वो चालान पेश करेंगे कि उनमें से कितनी बातों की वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाते हैं। तो ये अभी एक, जो जज हैं उन्होंने तो कहा है कि मेरे कंधा इस्तेमाल करके आप ये काम नहीं करेंगे, तो जी मैं जी, बेल दे रहा बेल दे रहा हूँ। हूँ जी। तो वो सबको पता है ना शहजाद, इस मुल्क में हम्म, अब माशाल्लाह हमारी ये इदारे और रियासत इतना ज़्यादा खुल के सब कुछ कर रहे हैं हम्म, कि बच्चे बच्चे को पता है कि अगर शहजाद के साथ कुछ हुआ है तो हम्म। शहजाद से नाराज़गी किस चीज़ की होगी, पर सबको पता है, और किसको होगी तो शहजाद के साथ ये होगा। अगर तो तो इट्स नॉट लाइक, कलअदम तंजीमें हैं पीटीएम और बीवाईसी भी, तो कज़ा कलामी माफ़ हम पे भी ना हो जाए एफआईआर। जी मुलाकातें क्यों कर रहे हैं आप? अगर तो वो सारे टेररिस्ट हैं हाँ, तो आपने तो बुला बुला के मुलाकातें की हैं, चाय पिलाए हैं, बिल्कुल। तो फिर आप उनको बुला सकते हैं। लेकिन एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते लीगल
जो एक हर इंसान का हक है। अभी तो ये नहीं है टेररिस्ट, पर जो टेररिस्ट है भी, जिसकी अगर लेट से वीडियो है, लेट से ज़ाहिर जाफ़र है, सबको पता है जाहिल जानवर भी अच्छे होते हैं, जानवर को जलील ही करता है डेविल, बट उसका केस चलेगा, कोई ना कोई लॉयर होगा। बिल्कुल, तो लॉयर है ईमान मुबारक बलोच की, इसमें मतलब क्या, ये तो हर इंसान का लीगल हक है। बिल्कुल। और मतलब या तो आप कह दें कि ये जो लोग हैं इनकी आपने पाकिस्तानी शहरियत आप नहीं दी हुई इनको, ये गैर मुल्की हैं, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, आर्टिकल 10A इनको फ्री ट्रायल का हक देता है। और दूसरा मेरी तो सबसे बड़ी बात ये होती है शहजाद के, अगर ये लोग, ये तंजीमें जो मुतालबात कर रही हैं, जिस पर ये तहरीक चला रही हैं, जिस बातों को बुनियाद बनाकर, अगर इनके मुतालबात आइन के दायरे में हैं तो मुझे तो कम से कम कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज वो आइन के दायरे में। अगर वो मांग रहे हैं कि लापता अफराद वापस दो, और वो कह रहे हैं वापस भी ना दो, वो कहते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाओ यार, बता दो ठीक है क्या है, क्या जुर्म है, उसका ट्रायल करो, सज़ा दो, जो मर्जी करना है, बट रिकॉर्ड पे तो रखो। जी आप देखें ना, मेरे ख्याल में लापता अफराद से ज़्यादा अजियत में उसका घराना होता है, जो हर मस्शुदा लाश पे भागता है हॉस्पिटल देखने के लिए, हमारा बच्चा तो नहीं था, ठीक है, जो हर जिसे कहते हैं जब भी कोई जी वो इतने दहशतगर्द मारे गए हैं, उसको ये होता है कि यार उन्होंने मेरा भी मार के बीच में तो नहीं मिक्स कर दिया, क्या है, और पता नहीं किस दिन उसकी लाश मिलेगी, पता नहीं ज़िंदा आएगा कि नहीं, पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं, किसी कब्र में दफनाई दिया गया किसी नामालूम मुकाम पे। पूरी फैमिली जब तक उसका नहीं वेयर अबाउट्स का पता चलता, चाहे ज़िंदा या मुर्दा, एक बहुत ही खौफनाक अजियत से गुजरती है। मरने वाले को भी लोग फिर भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है मिट्टी के तले चला गया, हम जाएंगे देख लेंगे हमारा प्यारा कहाँ पर है, फाइन। लेकिन एक शख्स का वजूद ही नहीं आपको पता कहाँ पर है, तो एक फैमिली के लिए बहुत अजियत होती है। तो अगर उसके ऊपर ये लोग बात कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल, ये एक इंसानी अलमिया है, इसके ऊपर अगर बात होती है तो होनी चाहिए। सेंसिटाइज होंगे लोग, बल्कि हमारे इदारे भी सेंसिटाइज होंगे, कहीं ना कहीं जाके सोचेंगे कि यार हमारी इस पॉलिसी में कहीं कुछ करेक्शन की गुंजाइश तो नहीं। हाँ वैसे तो पिछले 2-2.5 दहाइयों से इसमें अभी ये भी खबर आई है कि ईमान मज़ारी जो महारंगी लॉयर भी हैं, जो उनकी ECL पे नाम के ख़िलाफ़ उन्होंने पिटिशन की हुई है कि ECL से हटवाएं, उस पर जज ने उनके साथ बदतमीज़ी की है। एग्जैक्ट क्या रिमार्क्स हैं आपको पता है? वो वैसे बाय द वे उन्होंने जज साहब को जिस जुमले पे इतराज़ था कि ईमान ने बाहर जाके कहना है कि मैं डिक्टेटर बैठा हूँ, वो ईमान ने जब इन्हीं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जब मेरे वो नो फ्लाई वाले केस के अंदर इन्होंने उठा के मेरी फ़ाइल फेंकी, और ये उसमें इनका आर्गूमेंट जज साहब का ये था कि अगर असद को कोई बुलाता है तो लाजमी नहीं है कि इसने जाना है। तो उन्होंने कहा कि इट्स नॉट अबाउट कि इसने जाना है, ये इसका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, जो फंडामेंटल राइट है और आइन इसको गारंटी करता है, ये इसका हक है, इसके एक जिसे कहते हैं ना राइट के ऊपर ये कदगन लगाई गई है, तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपने इसका प्रोटेक्ट करना है। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई राइट नहीं है, और उन्होंने उठा के हमारा लाइक ये न्यू उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व की कि कोई शहरी ऐसा भी हो सकता है जिसका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, तो शायद मुझे उन्होंने उस कैटेगरी में डाला। तो उस पर ईमान बाहर आई, तो मतीउल्लाह जान साहब को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि जज साहब तो अंदर डिक्टेटर की तरह बैठे हुए थे और उन्होंने सुन रही नहीं थे कोई लीगल आर्गूमेंट और कुछ। तो वो फिर आज बरहम थे, तो उन्होंने ईमान को आज कहा कि आप मैं कुछ ऑर्डर करूंगा तो आप बाहर जाए के कहेंगी कि डिक्टेटर बैठा हुआ है। और तो ईमान ने कहा कि मैंने बिल्कुल अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मेरा हक है, मैंने बाहर जाके कोई बात की और मैंने कोई अनलॉफुल बात नहीं की। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं अगर आप पर तौहीन अदालत लगा दूं, तो ईमान ने कहा लगा दें, लेकिन अगर आपकी कोई बायस है मेरे बारे में तो आपको मेरे क्लाइंट के खिलाफ उसका कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि इधर क्लाइंट नहीं पेश हो रहा, मैं क्लाइंट के बिहाफ पर पेश हो रही हूँ, तो मेरा अगर कसूर है तो मेरे तक रहना चाहिए, मेरा क्लाइंट मत सफ़र करे। तो फिर वो हादी को शुरू हो गया लाइक दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल यार, कि मतलब क्या आप इसको संभालें, वरना किसी दिन मैंने लाइक यार क्या है यार, मतलब आप जज हैं और जज भी को आम जज नहीं, आप एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, जो भी आपका बैकग्राउंड होगा, जो भी हम नहीं जाते उसकी तरफ, लेकिन कम अज़ कम अब आप एक ओहदे पर आ गए तो उस ओहदे की तकरीम कर लें। आप बैठ के इस अंदाज में वकला से आप गुफ्तगू करेंगे, तो अभी तो आपके भी चल रहे हैं कैसे आप पेश होंगे, मेरा मत जिक्र करें, मैं तो अब सोच रहा हूँ लॉयर तो आप जाएंगे। ये तो जजेस को अगर मेरे लॉयर से इतनी नफरत है तो मैं फिर जेल की तैयारी करूँ और क्या करूँ। आप उसके लिए एहतियातन कोई 100 के करीब पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें, वो रिलीज होते रहे, वो रिलीज होते रहे, ठीक है।
और मीनवाइल आप उस दौरान अपना करके वापस आएंगे तो व्यूअर को नहीं पता चलेगा कि शहजाद जेल गया है और आपका यूट्यूब चैनल भी किल नहीं करेगा। तो हाँ जनरल मैं कोई बातें कर लेता हूँ, मुल्क में बदलता तो नहीं है इस तरह व्लॉग रहा। हाँ, वो कुछ भी आउटडेटेड मैं नहीं होता। आज जो शहबाज शरीफ ने किया है मैं सख्त मजम्मत करता हूँ, बहुत गलत बात है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए फिटिंग नहीं है। इस तरह के ना जनरल स्टेटमेंट्स बल्कि आप रिकॉर्ड करके छोड़ देता हूँ। ऐसे भी करके चले जाएं कि ये जो शहबाज शरीफ नैब के आगे नहीं पेश हुए, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि इनको कोई तमाम वो इम्यूनिटी हासिल है, क्योंकि कल कोई पता नहीं हो सकता है आपके जाने के एक बार शहबाज शरीफ तो फारिग हो कितना गया। मजा है यार, मैं इमरान तो खान लोग कहेंगे कि यार अंदर से भी इसको पता था। वो देख रहे हैं आप, इश्क देख रहे हैं, इश्क देखा आपने? आपने नहीं देखा, आप भी फ़ोन पे लगी हुई थी। जब से हम 20 मिनट से बात कर रहे हैं उसने फ़ोन से आंखें नहीं उठाई। ये महबूब का जैसे ही लफ्ज़ आया ऐसे ऊपर आया कि नाम किसने लिया। मियां साहब को जेल में डालने की बात ये किसने? अच्छा है मैं भी व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ कि इमरान खान की रिहाई पर ये देखें। दुनिया आपने देखी है कितनी है ये। और जैसे ही रिहा लोग व्लॉग लोग बोले यार इसने तो पेशेंट को ही करके रखी हुई थी, इसको पता ये था तो नॉस्ट्राडेमस, ये तो इसके पास चिड़िया से भी आगे चढ़े हैं इसके पास, तो ये कर लेता हूँ। पता ना सब कुछ हो जाता है और तो बस ठीक है, आप भी इस तरह के करके तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी जो बाबर सत्तार ने आते हैं पहले उस पर सर्वेलेंस वाली चीज़ पर जी। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क्स थोड़े लगाए हैं कि मसले मसाइल चल रहे हैं। मैं आपको अभी ज़रा पॉडकास्ट से पहले भी बता रहा था कि अब मेरा ज़रा फिल्म में स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं, तो मैं थोड़ा आउट भी रहा हूँ। क्या बाबर सत्तार ने बोला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या इशूज़ हो रहे हैं? पहली बात है बहुत अच्छा बात है आपका फिल्म में और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहता है, आप एक नॉर्मल इंसान है इसका मतलब है, ठीक है। तो यानी आपका ना फिल्म में ना स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट। हाँ, हम लोग थोड़े एबनॉर्मल हो चुके हैं, सच्ची बात है, थोड़े से वो खास स्टेट ऑफ माइंड में जिंदा रहने लग गए। लेकिन जो आप जस्टिस बाबर सत्तार की बात कर रहे थे, देखिए उन्होंने जो चीफ जस्टिस साहब से पूछा, उन्होंने जिस अंदाज में केसेस उन्होंने कहा आप फिक्स कर रहे हैं, आपने जो जूनियर जजेस हैं उनको जो अहम केसेस हैं वो दे रहे हैं जिनका उस तरह से तजुर्बा नहीं है, और जो सीनियर जजेस हैं उनको आप अहम केसेस नहीं दे रहे, उनके आगे से लगे हुए अंडर ट्रायल केसेस जो इस वक्त ज़ेर समात हैं आप वो हटा के दूसरे बेंचेस को दे रहे हैं जो कि वैसे लीगली नहीं होता। ये पहली दफ़ा ही हो रहा है बाय द वे, ठीक। तो आप ये कर रहे हैं, इसकी कोई आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है, आपको हम पूछते हैं आप जवाब नहीं देते। आप कमेटीज़ में जो की कमेटीज़ हैं वहाँ से आप जजेस विड्रॉ कर गए हैं, आपने जो सीनियर जजेस थे आपने वहाँ पे जूनियर जजेस डाल देंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ हैं हाई कोर्ट की। फिर उन्होंने कहा कि जो आपने रूल्स बनाए हैं हाई कोर्ट के लिए, जो रूल्स वो आपने हमसे शेयर ही नहीं किए, कहीं पे डिस्कस नहीं हुए कि लाइक एक फुल कोर्ट होती है वहाँ बैठ के डिस्कशन होती है कि ये रूल्स जिसे कहते हैं इसमें इस रूल को मज़ीद मॉडिफाई किया जा सकता है या ये रूल नहीं बनना चाहिए या ये होना चाहिए। उन्होंने कहा इस किस्म कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, आप बुला के कह रहे हैं कि इस पर मीटिंग कर लो, तो आपको असूलन पहले ड्राफ्ट दे के उसको लाइक पहले कंसल्टेशन का पूरा प्रोसेस चलाना चाहिए। फिर उसके बाद जो एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि आपने ये कर दिया कि जो जज अगर किसी ने छुट्टी पे जाना है तो वो आपकी इजाज़त से जाएगा और उसके बाद वो जहाँ पर जाएगा वो बताएगा कि कहाँ पर है, किससे मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यार ये तो अमली तौर पे आपने जज का नाम ECL में डाल दिया, और अगर आप जो काम वैसे हमारी एजेंसियां सर्वेलेंस का करती थी कि शहजाद कहाँ पे गया था, किससे मिला था, तो उन्होंने कहा आप वो काम करें कि हम खुद बता के जाएँ ताकि उनको वो एफर्ट ना करनी पड़े। तो लाइक जो एक जज अंडर अगर सर्वेलेंस होगा तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं रहती पीछे फिर। तो ये उनके एतराज़ात थे और वो हम देख भी रहे हैं। लाइक पहली दफ़ा हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब जो ये अभी बड़ा मशहूर ज़माना ब्लास्फेमी गैंग वाला केस भी सुन रहे थे, और जस्टिस बाबर सत्तार। आपको पता है कि इनके हाई कोर्ट में जो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का जो कोर्ट रूम था उसको अब ताला लग गया है। वजह क्योंकि उन्होंने कहा थी कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान अब सिर्फ डिवीज़न बेंच में बैठा करेगा, और वो डिवीज़न बेंच उन्होंने बाबर सत्तार साहब के साथ बना दिया। तो अमली तौर पर एक जज बैठ के अब केस ही नहीं सुन सकता विदाउट जस्टिस बाबर सत्तार, उसका कोर्ट रूम नंबर ही लॉक कर दिया गया कि भाई अब इधर ना तो समात होनी है ना कुछ होना है। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे अनोखी चीज़ें हो रही हैं, तो इसके ऊपर जजेस की रिजर्वेशंस हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो अभी छुट्टी वाली बात आपने की, जी अभी ये याया अफरीदी और मंसूर अली खान का भी यही मसला चल रहा है कि हाँ मंसूर अली खान का क्यों चलेगा यार, मंसूर अली शाह का कि
या अफरीदी कह रहे हैं छुट्टी के टाइम आपकी मर्जी है, जब भी जाएं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि नहीं, ये तो नॉन छुट्टी टाइम पे भी मसले कर रहे हैं। तो ये तो स्कूल वाले मसले हो गए कि टीचर की स्लिप लिए बगैर क्लास से बाहर नहीं जा सकते। ये क्या चल रहा है भाई यार? ये ना मतलब आपने, क्योंकि अब शहजाद इस टाइम हो रहा ये है कि ये तमाम अमेंडमेंट्स हुई, उसके बाद तवक्को थी कि शहजाद खुद ही अब छोड़ के चला जाएगा कि यार मेरे पास अब इख्तियार है कोई नहीं, मैं इस जगह को ओन नहीं करता, मैं अपनी मर्जी के टॉपिक पे कर नहीं सकता, ठीक है। और तो शहजाद ने रिज़ाइन नहीं किया, शहजाद बैठा हुआ है। बल्कि शहजाद ने बैठ के वो अभी भी कोई ना कोई चुटकी काट देता है, कोई केस इधर उधर से आता है तो वो घुमा के उसको बना लेता है केस को। तो अब वो कह रहे हैं कि यार रिज़ाइन नहीं करते, वो कह रहे हैं कब इनको तंग करो हर चीज़ के ऊपर कि शहजाद ठीक है आपने नहीं रिज़ाइन करना, ठीक है ना करें, लेकिन आज के बाद आप इस स्टूडियो से बाहर मेरी मर्जी से जाएंगे, ठीक है, आप इधर ही बैठे रहेंगे, ठीक, और मैं इधर आपको कोई काम भी नहीं दूंगा। मैं कहता हूँ आपको इधर भी बिठाऊंगा और आपको मैंने वीलॉग इधर वो सॉरी पॉडकास्ट भी नहीं करने देनी आपकी। तो आप कहेंगे ना कि यार ये क्या है, ठीक है। तो बुनियादी मेरा मकसद ये है कि आप रिज़ाइन करके चले जाएंगे, ठीक है, अगर मैं पॉडकास्ट भी नहीं करी तो मैं स्टूडियो में क्यों बैठा रहूँ? ये बुनियादी मकसद। अलग आदमी हूँ, मैं तो खुश बैठा रहता, मैं तो बोला ठीक है हाँ मेन्यू डिसाइड करूंगा बैठकर नहीं, अगर 25-30 लाख मिल रहा हो तनख्वाह में तो बंदा हाँ वही था मैं तो नहीं कहा, मैं तो बोलता ठीक है यार, प्लॉट वॉट भी मिलेंगे एंड पे, ठीक है, चिल करो, मौज करो। अभी जो आप कराची आए हुए थे, आप गए कराची बार काउंसिल, क्या अथर मिनल्ला ने अर्थक्वेक कॉज किए वहाँ पर? कोई सच्ची बात है अर्थक्वेक उन्होंने नहीं किया, लेकिन क्योंकि अब वो जो भी जुमला बोलते हैं उसकी बहुत वो होती है कि अब वो जब बात करते हैं कि अदलिया की वैसी आज़ादी नहीं रही, ठीक है, और वो बात करते हैं कि जिसे कहते हैं इस मुल्क में जो भी सारा है अब तक तमाही आई, उसकी वजह यह है कि आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, माजी में भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हो रहा, ये जो लापता अफराद के मसले हैं, ये अदलिया के इंडिपेंडेंस के जो मसले हैं, तो इस पर उन्होंने बात की और वो एज़ यूजुअल उस पर बहुत शोर मचा। वो सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो वो फिर उन्होंने खूब ट्रोलिंग हुई अतर मुल्ला साहब की। अतर मुल्ला साहब के ऊपर बिल्कुल क्वेश्चन हो सकता है कि वो मुशर्रफ के दौर में वजीर रहे, तो बिल्कुल फेयर आई थिंक वो है कि यार आप करें बिल्कुल, आप एक फौजी डिक्टेटर के अंडर मिनिस्टर थे, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका तो नहीं हक बनता कि आप बात करो इस तरह की। आप जिसने करना है तनकीद करे, क्वेश्चन करना है करें उनको, बिल्कुल ये कोई स्पेशली बिकॉज वो सॉरी बट वो बात जो कर रहे हैं कि हाइब्रिड सिस्टम का मतलब तो होता है भाई अगर आपको हाइब्रिड सिस्टम से मसला है तो एक आदमी जो बोल करके मैं मिलिट्री डिक्टेटर हूँ, मैं वर्दी भी नहीं उतारूंगा, उसके अंडर आप मिनिस्टर लगे हुए थे, तो प्लीज़। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल उन पर ये तनकीद कर सकते हैं, कोई भी तनकीद से मुबर्रा नहीं है, लेकिन अगर वो मौजूदा वक्त में एक लम्हा मौजूद में एक कैविटी है जिसकी वो निशानदेही कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उससे इश्तियाल पा के नहीं उनको करना चाहिए कि यार आप भी माजी में ये थे, उनको बिल्कुल करें, लेकिन जो आज बात हो रही है उसको भी फिर अंडर डिस्कशन लाएं कि वो क्या था, आज जो हो रहा है वो क्या है, आज क्या उससे मुख्तलिफ है। क्या हम कहें कि शहजाद आपके दौर में तो गलत होता रहा तो अब फिर मेरे दौर में भी गलत होना चाहिए? टू रॉन्ग्स कैन नॉट बी वन राइट। बट ये वही है जो हमारा आई थिंक 2 पॉडकास्ट से डिस्कशन चल रहा है। असद तूर ये बात करे, बिल्कुल ठीक बात है, असद तूर आकर बोले कि यार आप पहले हाइब्रिड रजीम थी, अब आपने मार्शल लॉ कर दिया है, मैं बोलूँ बिल्कुल ठीक बात है ना। असद तूर जो हैं वो पहले थे, आपने जो बात की है कॉपी पेस्ट वही इमरान रियाज खान बात करे, वुडंट आई बी लाइक भाई आईना देख, ठीक है। तो what it seems like a lot, and to be fair अथर मिनल्ला का जो लीगल करियर है उस पे ज़्यादा आप सवालिया निशान नहीं उठा सकते। जनरली जो उनके फैसले आए हैं जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी थे, वेरी सॉलिड एज अ जज, ही इज़ बीन वेरी सॉलिड, प्रोग्रेसिव जज, बट क्वेश्चन मार्क तो हमेशा रहेगा। तो बाहर से आपको यही फीलिंग आती है कि यार हक और सच की जंग नहीं हो रही, जिस तरह सियासी रिंग में हम देखते हैं कि पीडीएम बाहर चली जाए तो डेमोक्रेटिक हो जाती है, पीटीआई बाहर चली जाए तो डेमोक्रेटिक हो जाती है, गोद में आए तो सब इनको नज़र नहीं आना शुरू हो जाता। उसी तरह कहीं ना कहीं जुडिशरी में भी ये महसूस होना शुरू हो गया है कि कई जजेस जिन्होंने पिछली रिजीम से फ़ायदा उठाया, उनको अब इस रिजीम से ये मसला नहीं है कि ये मिलिट्री है, उनको ये मसला है, एंड अथर मिनल्ला इज़ नॉट वन ऑफ देम, कि ये हमारा वाला मिलिट्री का बंदा नहीं है।
ये होता है मैं तो बहुत इंक्रीजिंगली इस नतीजे पहुँचा हूँ कि पाकिस्तान में और ये खैर आई गिव क्रेडिट टू एक्चुअली सिरल मेडा, वो ये कहते होते हैं कि पाकिस्तान में तमाम लेफ्टिस्ट और लिबरल्स फेक हैं। तो यहाँ पर सब लोगों को अपनी अपनी मर्ज़ी का डिक्टेटर चाहिए है। लोगों को चेंज होते हैं DGSPR तो लोगों की राय बदल जाती है, चेंज होते हैं DGSI लोगों की राय बदल जाती है। तो ये हम होते देखते हैं। जब जनरल कमरजाद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद थे तो लोगों की राय और थी, आज उन्हीं लोगों की राय और है जबर के बारे में। मैं अमूमन अब ये चीज़ सोचता हूँ कि हमारा जो इमरान खान साहब पर तनकीद की वजह थी और जो आखिरी दिनों में PDM भी इमरान खान साहब के आखिरी दिनों में जो एक आर्गूमेंट दे रहे थे निजी महफिलों में भी और कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कि अगर इमरान रहा तो वो फैज़ को आर्मी चीफ बनाएगा, फिर ये इलेक्शन में धांधली करेंगे, ये दोबारा पावर में आएगा, ये आइन में का ढांचा जिसे कहते हैं ना उसको तबाह करके रख देगा, ये जुडिशरी में इंडिपेंडेंट जजेस को साइडलाइन करके फारिग करवा देंगे, काजी को चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे क्योंकि उस दौर में अभी तक वो बने नहीं थे तो सबको इंडिपेंडेंट लगते थे, और ये मीडिया को ख़त्म कर देगा, अपोजिशन सारी जेलों में डाल देगा। यही हमें बताया जा रहा था। क्या उससे मुख्तलिफ हुआ? इन्होंने आके या तो कहें कि वो सब होने से रोका, इन्होंने तो उससे ज़्यादा तेज़ी से किया, जो कि मुझे लगता है कि ट्रस्ट में शहजाद अगर इमरान होता तो वो ये ना कर पाता। उसकी वजह यह है कि खान साहब एक इंतहाई गवर्नेंस वाइज एक निकम्मे इंसान है, क्योंकि यही सब कुछ 2018 में भी वो करना चाह रहे थे जब वो पावर में आए थे। याद करें कि वो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी लेके आ गए थे जो लाने की वो कोशिश कर रहे थे, तो फिर सारों ने हमने जर्नलिस्ट से धरना दिया था पार्लियामेंट के सामने। इसके अलावा बहुत कुछ करना चाहते थे, काजी फैसल के खिलाफ उन्होंने रेफरेंस दायर किया, तो लाइक टेंडेंसीज पूरी मौजूद थी लेकिन एग्जीक्यूशन की सलाहियत नहीं थी उनमें। ये जो अभी आए इनको वारदात डालने का पता था कहाँ से डलनी है, और इन्होंने वही सब कुछ जो इमरान डिलीवर नहीं करके दे पा रहा था, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि यार मतलब एक तो जो हम चाह रहे हैं वो हो भी नहीं पा रहा, और फिर ये है कि ये ऊपर से अजीबो गरीब किस्म का अनोखा लाडला है, कभी हमारी सऊदीया से नाराज़गी करवा देता है, कभी ये चीन से करवा देता है, कभी ये एक ऐसे टाइम के ऊपर रशिया चला जाता है, यूक्रेन वाला पूरा यूरोप नाराज़ हो गया, अमेरिका नाराज़ हो गया, तो ये क्या कर रहा है, तो निकालो। आई थिंक वो तो ओवर प्ले हुआ था, बिकॉज जनरल कामिर बाजवा अग्रीड। ऐसा नहीं है कि इमरान उठ के चला गया, वो इमरान की मतलब आई एम नोन एज एन इमरान खान क्रिटिक, मैंने आज तक नहीं तनकीद की उस रशिया विजिट की। अच्छा, हाँ उतरते व्हाट एन एक्साइटिंग टाइम, अबे एक्साइटिंग टाइम नहीं है ये वो बट रशिया जाना यहाँ पे चीज़ नहीं थी ना खान साहब की कि वो कुछ सोच के बात करते हैं। एवरीबॉडी गॉट पेड। मैं आपके इस बात से एग्री करता हूँ कि इमरान का जनरल बाजवा सेम पेज पर थे, लेकिन आपको ना एक चीज़ समझनी होगी कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट किस तरह प्ले करती है। मियां नवाज शरीफ साहब, उनके दौर में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मुमताज़ कादरी को फांसी की सज़ा दी, ठीक, जो गवर्नर सलमान तासीर शहीद का कातिल था, और उस वक्त सबको अंदाज़ा था कि इसके ऊपर प्रेशर आएगा, मौलवी शोलवी एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन फ़ौज ने उस वक्त की सिविल हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब को गो हेड दिया कि आप करें, क्योंकि फ़ौज ये फील करती थी कि ये एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि अगर एक गवर्नर को उसका बॉडीगार्ड मार सकता है तो आर्मी चीफ तो घूमता ही, ठीक है, वो 6 लाख बंदूक बरदारों के दरमियान है, तो अगर वहाँ पे कोई इस तरह का फेनेटिक आ गया तो हमने ये एग्जांपल सेट करनी है कि भाई ये स्टेट नहीं टॉलरेट करेगी। नवाज शरीफ साहब ने फांसी लगवा दिया मुमताज़ कादरी को, एंड में उसी चीज़ को नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस्तेमाल करके TLP खड़ी की गई। बट वो एक होता है एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी, एक होता है फॉर मीडिया, कुछ चीज़ें तो आप मीडिया के लिए इस्तेमाल, तो TLP फॉर पब्लिक कंजम्पशन ना। बट लाइक आपने एक खौफनाक जिन निकाल दिया बोतल से, आज वो मीडिया कंजम्पशन से बहुत आगे जा चुका है। हाँ, आज तो मुझे ये भी नहीं लगता कि 100% अंडर है, ठीक। हाँ, तो वो नहीं, वो तो बाजवा के दौर में उन्होंने बाजवा पर फतवे लगाए, तो बाजवा साहब मिलाद कराते फिर रहे थे और खुद तस्वीरें जारी करवाते थे कि वो प्लेटें पकड़ा रहे हैं लोगों को। यार बिल्कुल शुरू में उन्होंने कर दिया था। खादिम रिजवी के इंतकाल से पहले भी उन्होंने आखिरी कुछ बयानात में से ये बोला था कि फिर मैं दसा किसने फैज़ाबाद भेजा था, उसके बाद कुदरती तौर पे उनका इंतकाल हो गया। तो ये एक हसीन इत्तेफाक है। बिल्कुल। तो अब
फिर आप सोचिए उसी को आपको यहाँ पर इमरान वाले विजिट पे भी अप्लाई करना होगा कि भेजा रशिया इन्होंने नहीं था, इनकी कंसेंट से गया था। लेकिन जब वो आ गया, ये ऑलरेडी तंग थे, इन्होंने कहा कि यार अब तो यूरोप और वेस्ट भी नाराज़ हो गया, तो जो कुछ होगा तो आई थिंक वो ओवर प्लेड था, बिकॉज जो खान साहब ने इससे बड़ी जो भी लफ्ज़ आई डोंट नो वो वाई वाला लफ्ज़ गैर पार्लिमानी है जो मेरे दिमाग में आ रहा था, व्यूअर समझ जाएंगे। हाँ पाउंड जाएंगे आप हमारे आजकल के लोग लेकिन वो उनको लगेगा मैं यूथ वाला लफ्ज़, वो वाला नहीं था, YAKKI लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा था। खैर अब तो जियो पे भी चल सकते हैं ऐसे लफ्ज़, तो अब क्या मसला है, अब तो सैलाब ज़दगान भी ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर बहुत लंबा कर दिया मैंने। जो अमेरिका जलील हुआ था अफगानिस्तान में, जी। उसके बाद जो खान साहब ने जाके ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेव, आपको पता है तो बहुत ऊपर तक अमेरिका में गई थी वो बात, तो वो ज़्यादा वो था कि आप सोचे ना कि एक वक्त आपका इतना माइटी US एम्पायर वो इतना जलील हुआ है, उनकी ना लोएस्ट पॉइंट है, मुंह छुपाते फिर रहे हैं, हरीली इवैक्यूएट कर रहे हैं, उस वक्त उनकी कब्र पे जाके सुसु करना, वो वाकई ऑफेंड हुए थे। रशिया विजिट wasn't that big a deal, अभी तो झपियां मार के आया शहबाज शरीफ, nobody cares। मैं आपसे एग्री करता हूँ, जब ऐसे मौक़ों पर आप जब इनके बारे में बात करते हैं, जो आपने मिसाल दी अमेरिका वाली, वो गुलामी की जंजीरों वाली जो खान साहब ने चवल मारी थी, तो उसके ऊपर मैं आपको ज़िम्मेदारी से बता सकता हूँ कि बहुत ऊपर तक अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में बात गई थी और उसको बुरा मनाया गया था, और वो डिस्प्लेयर कन्वे हुआ था, जिसके बाद जनरल बाजवा ने ज़रा बताते हैं कि इमरान खान साहब को कहा कि आप जो मर्ज़ी बिलीव्स रखें, जो मर्ज़ी करें, बोला मत करें, ठीक। और उसके बाद एक और वाक़े का तो मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ कि जब ये यूक्रेन रशिया जंग शुरू हुई, तो रशियन हमले के बाद, अगर आपको याद हो, ये अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गए थे यूरोपियंस और अमेरिकन्स, तो उस वक्त पाकिस्तान से वो कह रहे थे कि आप वोट करें इस जंग के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान ने एब्सटेन किया था। तो उस पर यूरोपियंस ने, डिप्लोमेट्स ने एक मुश्तरका, एक ओपन लेटर उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को लिखा। खान साहब को वो लेटर बड़ा ज़ोर का लगा और खान साहब एक जलसे में चले गए, और उस जलसे में इन्होंने एक तकरीर खड़का दी जिसमें इन्होंने कहा कि जनाब ये इनकी जुर्रत कैसे हुई कि मुझे ख़त लिखें, ठीक है। और इन्होंने और भी बड़ा उनको रगड़ा दिया कि हम कोई वो गुलाम है, वो कोई गुलाम है, वो इन्होंने मैक्सीन प्लीज मैक्सीन यस, तो इन्होंने वो पूरा जलसा कर दिया। और कुदरती तौर पे जिस दिन वो जलसा हुआ, मैं एक जगह पर इनवाइटेड था, एक कुछ यूरोपियन डिप्लोमेट्स के डिनर में, और वहाँ पर लगभग 10 के करीब मौजूद थे वो, और एक क्लोज डोर डिनर था, वहाँ पे हम 2 पाकिस्तानी थे। तो वहाँ पर आई कैन सी एंड आई वाज लिसनिंग कि वो गुस्से में, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल मैंने ऐसी इस तरह के क्लोज डोर डिनर में भी इस तरह की डिस्कशन नहीं सुनी कि वो कह रहे थे कि ये कैसे कह सकते हैं हमारे बारे में कि हमने ख़त लिख के कौन सा जुर्म किया है, और ये अगर इतना है कि हम कोई गुलाम है तो फिर हमसे GSP+ का स्टेटस क्यों लिया हुआ। लिटरली वो इस पर बात कर रहे थे, ठीक है। तो वो उनको लगती है कि यार मतलब आप एक तरफ से हमारे पे रिलाई भी करते हैं इकोनॉमिकली, और फिर आप कहते हैं कि हम कोई गुलाम है, मतलब हौसला भाई। तो वो फिर खान साहब की बन गई। ये तो इंडिविजुअल, आई थिंक मल्टीपल इंसिडेंट्स हैं, इसकी गलतियाँ उसकी गलतियाँ, इसी में हम फंसे रहते हैं। करना क्या है सदा, अब तो जो सिस्टम है ये हो चुका है इंट्रेंच। लास्ट टाइम जब हमने पेशेंट गोइयाँ की थी तो आपने बोला था कि कंपनी नहीं चल सकती, मतलब आ कहाँ से रहा है ख़तरा। तो अब आपकी क्या रीड है कि सिस्टम तो चल रहा है? अभी कराची स्टॉक एक्सचेंज में देखता हूँ रोज़ रिकॉर्ड मार रही है, क्रिकेट टीम भी जीत रही है, सब तो सही चल रहा है। मसला क्या है सदा आपको? जंग भी जीत गए, क्या चाहिए और भाई? नहीं, देखें, मैं अभी भी अपनी राय पर कायम हूँ कि कंपनी नहीं चलेगी, और उसकी अब जो कुछ हुआ है ना, जिन जगहों से पुशबैक आ सकता था, इन्होंने वो तमाम एवेन्यूज़ नो डाउट ख़त्म कर दी हैं, और मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ा ब्लंडर है इस कंपनी का। वो ये है कि आपको एब्सोल्यूट पावर मिल गई है, आप कंप्लीटली अनचेक्ड हो गए, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इनके पास इतनी एब्सोल्यूट पावर और ये इतना अनचेक्ड है। और इनकी काबिलियत से कम मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहता हूँ। तो इनमें
गलती करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और अब तो ब्लंडर मारने की भी बहुत ज़्यादा है, और अब जो इनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है उसमें आके ही ये कोई ऐसा ब्लंडर करेंगे कि जिससे चीज़ें ट्रिगर होंगी। और क्योंकि मेरा इस सेटअप के लोगों के बारे में ये मानना है कि हमने बहुत, कम से कम मैंने 2005 दिसंबर से इस प्रोफेशन में आया था, बहुत से लोगों को देखा है, और जिनको नहीं देखा उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है अपनी तारीख में। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा डरपोक लोग इस निज़ाम को चला रहे हैं, सबसे ज़्यादा। हमें लगता है कि यार वो इसको उठा के ले जाते हैं, उसको ये कर देते हैं, और ये इन्होंने देखो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इबरत का निशान बना दिया, देखो मंसूर अली शाह नहीं मिला, उसको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, ये कर दिया, तो ये जो इनसे पंगा ले वो फिर उसका कैरियर एंड है। इमरान खान को जेल में डाला हुआ, बाहर नहीं आने देते, सहाफ़ियों के साथ ये हो जाता है, वो होता है, ये सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन यही इस चीज़ की निशानी है कि ये लोग बहुत डरपोक हैं, कि इनको जिसके बारे में शक भी हो जाए कि शहजाद गियास कुछ कर सकता है या कुछ सोच सकता है, तो ये कहते हैं वो सोच उससे पहले कि ये किसी से शेयर करे कि मैं सोच रहा हूँ, उससे पहले शहजाद गियास को ख़त्म करना है। तो ये इत्माद के कमी का आपको तभी सामना होता है, बहुत ज़्यादा खौफजदा हूँ। अगर आप इतना कुछ करके, अभी हम जैसे बात करें कि एब्सोल्यूट पावर है इस वक्त इनके पास, कोई इनको चैलेंज नहीं है, तो उसके बाद तो अब चीज़ें रिलैक्स हो जाए, ठीक है अब हम मुल्क चलाएंगे और बस ठीक है, जो हमने करना था कर दिया। बट अब देखें रोज़ नए से नई चीज़ें होती जा रही हैं। अब फिर वो जिक्र आ रहा है 27वीं अमेंडमेंट होने जा रही है, अब वो होने जा रहा है, अब यूं जजेस के साथ होने जा रहा है, मीडिया के साथ ये होने जा रहा है, ये FIR आ गई, वो FIR आ गई। बट इट शोज़ कि इट मीन्स इतनी एब्सोल्यूट पावर के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ सका। तो आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की ये सोच है कि शहजाद गियास तो बिल्कुल ही नल्ला है, क्योंकि अगर उनको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो मुझे तो फैक्ट कि मुझे अगर ख़त्म नहीं किया तो उनकी सोच में तो मैं 0/0 ही हूँ ना। उनको शक भी नहीं कि ये कुछ कर सकता है। शहजाद देखें, मैंने ये बात कही नहीं है, लेकिन मैंने सुन ली, जो तूने जो ना कहा वो मैं सुनता रहा। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यार, गाली भी पड़ जाए कहीं से, उसके बच्चे, उसकी फैमिली वाले होता हमेशा से रहे। वो हमेशा होता रहा। सोशल मीडिया, प्री सोशल मीडिया था तो हमें नहीं पता चलता था, होता हमेशा से रहा है। तो यार आई मीन मतलब मुशर्रफ दौर में भी अब हम जाके सुनते हैं कि परवेज़ रशीद साहब को इतना मारा गया कि उनका पूरा जिस्म से खून टपक रहा था, और उस हालत में लाके उनकी बेटी को उनके सामने बिठाया गया कि बेटी देखे बाप किस हालत में है, और बाप बेटी का सामना करने से शर्मिंदा हो कि मैं अपनी बेटी को अजियत दे रहा हूँ, इतना मेरा खून निकल रहा है। ठीक है, जावेद हाशमी साहब के साथ जो किया गया, राना सनाउल्लाह साहब की मूछें और ये भवें सब कुछ साफ करके उनको जिस तरह सड़क पे गंजा करके फेंका गया, बहुत कुछ हुआ। ये नहीं है कि इस दौर में कुछ अनोखा हो रहा है। जजेस के साथ भी हुआ, जजेस की जो बेटी की एक वीडियो जी वो उसके दौर में, ठीक है, मुशर्रफ दौर में था वो, बिल्कुल। इसी तरह से ज़िया दौर में कोड़े लगते रहे, ठीक है, पीपल्स पार्टी के कारकुनों कुछ चौकों में कोड़े लगते थे, ये सब किला में टॉर्चर हुआ। जी, शाही किला में टॉर्चर होता था, और वो लोगों को दिखाया जाता था कि ये देखो कि एक खौफ भी और एक ह्यूमिलेशन भी, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ है, ये नहीं है पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ, पहली दफ़ा हो रहा है। मुझे थोड़ा सा PTI के दोस्तों से इख्तलाफ ये होता है कि जब वो कहते हैं कि अब जो हो रहा है ना, मैं कहता हूँ हाँ अब स्केल थोड़ा ऊपर है, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड नहीं है कि ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक ही जमात निशाना बनी है, पाकिस्तान की तमाम जमातें इस छलनी से गुजरी हैं। स्केल भी ऊपर नहीं है वैसे तो। अच्छा, मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपर है। फांसी दे दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो खान साहब जेल में, मतलब स्केल नीचे, जुल्म है, स्केल नीचे, फांसी तो नीचे ही है जेल। हाँ, अभी शुक्र है कि इस दफ़ा भी वहाँ पर बात नहीं गई, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि चले आपने लीडर को तो नहीं फांसी दी, लेकिन उसके अलावा आप जिस अंदाज में आपने एक क्रैकडाउन किया, अली भुट्टो के तो बच्चों को भी मार दिया था यार, मतलब स्केल में नीचे, बस ये दैट्स ऑल आई वांट टू से। आई एम श्योर PTI सपोर्टर्स अब जूते मार रहे होंगे कि ये देखा जियाला, फैक्ट्स आर फैक्ट्स ब्रो, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। फेयर बात। बेशक शुक्र है किसी को फांसी नहीं लगी, ठीक है, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में इस दौर में ख़वातीन को जेलों में डाला हुआ है, जिस तरह से लोगों को इलेक्शन से पहले उनकी फैमिलीज़ को उठाया गया, सब कुछ किया गया, जिस अंदाज में इलेक्शन के बाद भी जो कुछ हुआ, तो वो
मेरे ख्याल में वो गलत जबर का एक और गलत, लेवल है। बिल्कुल जबर। जितने उस दौर में नासिर जैदी साहब को, उनको लंबी ज़िंदगी दे अल्लाह, उनको कोड़े लगे, हमारे सहाफ़ी थे, वो सब कुछ उस दौर में भी हुआ। लेकिन अब अगर आप देखें तो अब उससे एक नया लेवल है। अब तो दर्जनों की तादाद में जर्नलिस्ट पे एक एक दिन में पर्चे कटते हैं, उठाए जाते हैं, चीज़ें होती हैं। तो वो अब मुझे लगता है कि वो स्केल थोड़ा ऊपर है। इस बुनियाद पे मैं एक लार्जर पिक्चर की बात करूं, मैं एक जमात की लीडरशिप के हवाले से बात नहीं कर रहा। इसमें आई थिंक जो पीटीआई वाले, क्योंकि 2022 में उनकी पैदाइश हुई है, अक्सर लोगों की जो चीज़ लोग नहीं समझते कि जो इदारे खोखले होते हैं वो ओवरनाइट नहीं होते। नो, इट्स वेरी इजी टू से कि जनरल आसिम मुनीर ने ये कर दिया। अब उनको डिफेंड नहीं कर रहे, जो भी हुआ है, बट वो कोई मैजिशियन नहीं है कि वो ओवरनाइट कर दें। उनको एक टाइम ऐसा मिला, या इस रजीम को एक टाइम ऐसा मिला, जब मीडिया ओवर टाइम ऑलरेडी वीकन हो चुका था, जब जुडिशरी ऑलरेडी वीकन हो चुकी थी। तो ये जो भी आज आप देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि पानी सर से ऊपर निकल चुका है, कि यार हम 8 फीट पानी में हैं, तो जब 1 फुट पानी था 2017 में तो आपने शोर मचाया, मैंने शोर मचाया। जब 2 फुट पानी था 2018 में, 3, तो ये तो जब नाक में पानी गया लोगों के तो उन्होंने बोला ये क्या हो गया। तो अब अगर सर से ऊपर निकल चुका है तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, जो नहीं समझते, कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 फुट होकर हम यहाँ पे पहुँचे। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। नहीं, आई एग्री है। और यही मैं मीडिया के दोस्तों से इख्तिलाफ भी करता हूँ कि यार ये मत कहा करें कि अभी जबर हुआ है। जबर हमेशा से, आप ये ज़रूर आर्गू कर सकते हैं कि जबर का स्केल ऊपर है, जो मैं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल उससे डिसएग्री कर सकते हैं। और मुझे ये जो आपने बात की ना कि उनकी 2022 में पैदाइश हुई, तो मुझे याद है 9 अप्रैल की रात, जिस दिन नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग हुई फाइनली, तो मैं पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी में बैठा हुआ था, कौमी असम्बली के हाल के ऊपर जो है। तो उस वक्त रात बहुत हो गई थी, तो सियासी जमातों के कारकुन भी घुस आए हुए थे, वो अपने इधर उधर बैठे हुए थे उसी गैलरी के अंदर, को काफ़ी बड़ी है। तो एक यंग नौजवान, मेरे ख्याल में इन्हीं की तरह 20-22 साल का होगा, वो आ गया मेरे पास और उसने आके मुझे कहा, उसने कहा आप असद अली तूर हैं? मैंने देखा, मैंने कहा जी मैं असद अली तूर हूँ। उसने कहा आप क्यों नहीं बात करते, ये जो कुछ करवा रही है इस्टेब्लिशमेंट, आप इसके ऊपर अब बात क्यों नहीं कर रहे? मैं थोड़ा उसका मुंह देखा, मैंने कहा यार मैं तो शुरू से ही बात कर रहा था, मेरे ख्याल में आपको अभी पता चला है। तो लिटरली उसका कोट एंड कोट जो उसने कहा हाँ आज हमारी आंखें खुल गई हैं। मैंने कहा मेरे लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि फाइनली आप लोगों को पता चला कि ये करते क्या हैं। मैंने कहा हम तो यार शुरू से कहते थे ये। आई थिंक पीटीआई वालों का उस रात वो जो सीआईडी की मीम आपने अगर देखी हो, सीआईडी आके वो जो लिफ्ट यू बंद, द बेस्ट आई थिंक पीटीआई लिफ्ट यू बंद हो रही थी और वो जो असद कैसर ने गाली, वही मेरे ख्याल से उस रात पीटीआई वालों का सबका वही हुआ, वो सीआईडी वाला सीन के ये तो हमें पता चला है कि क्या चल रहा है इस मुल्क में। और अभी जिससे पीटीआई गुजर रही है, मेरी नज़र में ये एक लिहाज से पाकिस्तान की अगर सियासी तारीख देखें, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातें तब भी बनी हैं जब वो एक दफ़े छलनी से गुजरी हैं। जब तक वो डिक्टेटर्स के साथ रही हैं वो सियासी जमातें नहीं बन पाई। या बट आप सियासी जमातें भी तो फिर सिर्फ पीपीपी और पीएमएलएन को गिन रहे हैं ना। आई थिंक हम जो लेट्स से ऑर्गेनिक सियासी जमातें हैं, आई नो अब लोग फिर आर्ग्यू करना शुरू हो जाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी अयूब के कैबिनेट में उस शख्स को साइड पे कर दें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाकर पीपीपी जिस तरह बनी है, एक लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियंस, अवाम, वो अयूब के ख़िलाफ़ सड़कों पर थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसका फ़ायदा उठा लिया कि वो एक मूवमेंट का हेड हो गया और हर मूवमेंट का कोई हेड होता है, बट वो सॉर्ट ऑफ एक ऑर्गेनिकली अवामी रेजिस्टेंस बन गई थी, फिर उसको काटा गया। तो इसी तरह छोटे लेवल्स पर पूरे मुल्क में, वेदर दोज आर नेशनलिस्ट पार्टीज़, वेदर दोज आर लेफ्टिस्ट पार्टीज़, नैब की तारीख आप देख लें, सियासी पार्टियां बनी हैं बट उनको जानबूझकर मार कर, कत्ल कर कर, इवन सोशल मूवमेंट देख लें आप, पीटीएम डिसएग्री करे ना, एक पॉपुलर सोशल मूवमेंट तो है। बिल्कुल आपने मतलब पीटीआई के दौर में मान लो जी को कोयटा में गोली मारी आपने, मंजूर मजदीन के साथ महारंग, एक ऑर्गेनिक मूव आप कर।
तो अगर तो हमारा एक अच्छा सियासी निज़ाम होता जहाँ इलेक्शंस होते हैं, जहाँ लोगों के पास हक होता है, तो people like Manzoor, people like Maharang would have looked at the parliamentary system and then we would have maybe had genuine representation and genuine political parties. वो नहीं होता सब. मैं आपसे इन प्रिंसिपल एग्री करता हूँ. यही इस मुल्क की प्रॉब्लम है कि यहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती नहीं है कि ऐसी लीडरशिप आए जो अनकम्प्रोमाइजिंग हो, जो मैनेजेबल ना हो. तो इसीलिए वो मंजूर पश्तीन, महारंग बलोच, इन लोगों को वो एंटी स्टेट काउंट करते रहते हैं. इनको वो दीवार से लगाते हैं, केसेस बनाते हैं, प्रोपोगेंडा करते हैं, और हमारी सियासी जमातें उसमें सहूलतकार होती हैं. तो उनको हमेशा ऐसा ही चाहिए होता है जो थोड़ा टेंटेड हो. बिल्कुल. और ताकि वो मैनेजेबल होगा, वो अपनी हद में रहेगा, वो कभी भी अपनी पोजीशन एजर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, अपनी स्पेस नहीं मांगेगा कि आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव. वो ये बात नहीं करेगा, उसके जहन में आएगी भी नहीं. और कभी कभी अगर किसी के जहन में आई भी तो फिर हमने देखा जब मियां नवाज साहब ने कहा डिक्टेशन नहीं लूंगा, तो फिर क्या हुआ. तो वो इसीलिए परवेज़ रशीद इनके कंट्रोल में नहीं आ सकता, क्योंकि अक्सर पॉलिटिशियंस को डर होता है कि हमारी वीडियो लीक हो जाएगी. आपने अगर परवेज़ रशीद साहब की वीडियो देखी हो, हाँ, वो 2 नंबर वीडियो थी. वो तो चाहते हैं कि लीक हो. हाँ. कि अगर आदमी इतना टैलेंटेड हो तो कौन नहीं चाहेगा कि दुनिया देखे मेरा हुनर. पाकिस्तान गॉट. हाँ, वो एआई थी, बिकॉज़ वो लग नहीं रहा था कि वो मैंने आप भी जानते हैं, शायद हमारे एक दोस्त है इसी शहर में होते हैं, शिराज. नहीं, मैं शिराज राजपूत, वो फैसल भाई. अरे फैसल भाई, हाँ हाँ, ऑफ कोर्स जानते हैं. शिराज पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट फैक्ट चेक का इंसान है, और इसी तरह से वो वीडियोस का फोरेंसिक भी करता है, जो उसका अपना ज़ाती शौक है जिस तरह से वो करता है. तो जब वो आई तो मैंने शिराज को भेजी. मैंने कहा शिराज यार ये चेक करके दो. शिराज ने एग्जैक्टली मुझे वो फ्रेम्स निकाल के भेजे. उसने कहा जी यहाँ पर ये जो जर्क आ रही है ये कटर जर्क आ रही थी. वहाँ एक जगह पे उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे जो एक फ्रेम एकदम से यूं हुआ है कैमरा, उसके अंदर ये इन्होंने चेंज करेंगे. चाह रहा है यार नौकरी के लिए क्या कैसी वीडियो देखनी पड़ी, फिर उस पर जूम इन करना पड़ा होगा फ्रेम, मतलब. तो शिराज ने मुझे करके शिराज को उसको वो करके शिराज ने मुझे भेजा. उसने कहा ये इतने फ्रेम पर ये है, ये इतने फ्रेम पर ये है, इतने फ्रेम पर ये है, और यहाँ पर ये गेम चेंज हो रही है. तो मैंने कहा ठीक है. तो इसलिए लाइक आई नो, इसलिए मुझे क्लैरिटी थी कि वीडियो ठीक नहीं है, बिकॉज आई ट्रस्ट शहजाद एंड सॉरी शिराज. आई नो हिज स्किल्स. हाँ, आल्सो शिराज योर ब्रदर. तो आई नो शिराज की स्किल्स. तो इसलिए मुझे क्लैरिटी थी कि अगर शिराज कह रहा है तो आई कैन लाइक ब्लाइंडली. सर अगर पीटीआई डिस्कशन आ ही गया है तो अब आई डोंट नो कौन सी चीज़ कब आएगी, बट आपके साथ जब हम गुफ्तगू कर रहे थे एक अलग जगह पर, बिल्कुल ये कमरा नहीं था, एक अलग हमने जगह ढूंढी थी, तो हम बड़ा डिस्कस कर रहे थे कि यार डेंजरस नहीं है, अभी तो डेंजरस इस्टेब्लिशमेंट है. अब आप इस बात से एग्री करते हैं जो तैयब बलोच के साथ हुआ है? देखें, ये पीटीआई के अंदर जो प्रॉब्लम है, मैं यही हमेशा कहता हूँ कि जो उनकी कुछ टेंडेंसीज हैं बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं. एक इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त ना करना, ख़वातीन को लेके उनके व्यूज़, डेमोक्रेसी को लेके उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी वीक है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. क्योंकि माजरत के साथ खान साहब ये बातें करते रहे हैं कि हाँ होने चाहिए टेलीफोन टेप, एंड में फिर टेपें अपनी भी आ गई. तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये असूल नहीं होता कि क्योंकि शहजाद गियास मुझे पसंद नहीं तो शहजाद गियास के साथ हो तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे साथ वो चीज़ होगी तो वो तो जुल्म है. ये नहीं कबूल. तो असूल मैं शहजाद की दफ़ा भी जब वो रखूँगा ना तो फिर मेरे ऊपर भी वो अप्लाई नहीं होगा. तो ये पीटीआई को चीज़ें समझनी होंगी. क्रिटिक होते हैं तैयब बलोच और मेरा बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल है. हमारा कोई आपस में ना सोच मिलती है ना वैसे भी कोई दोस्ती यारी है उस तरह से. लेकिन अब अगर वो वहाँ पे आए हुए हैं, वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहते हैं कि जी वो प्रोवोक कर रहे थे, ठीक, और वो बदतमीज़ी कर रहे थे, व्हाटएवर जो भी पीटीआई के उनके बारे में व्यूज़ हैं, जो इल्ज़ामात हैं. कोई वीडियो नहीं आई, सब वहाँ पे रिकॉर्ड हो, इतने कैमरास थे. जो पीटीआई वाले लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अलीमा को गाली, ऐसी ना कोई वीडियो आई है. मुझे भी कुछ लोगों ने बोला, मैंने भेजो, ज़ीरो. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मान लें कि जी ऐसा किया तैयब बलोच ने जाके, तो आप ये कह रहे हैं प्रोवोक कर रहा था क्योंकि वो चाह रहा था कि ये हो, तो आपने तो दिया ना उसको व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर.
अगर मैं इनका आर्गूमेंट भी मान लूँ, भाई सियासत इज ऑल अबाउट टॉलरेंस। बहुत स्टूपिड आर्गूमेंट ये। वो जो है नहीं शाह महमूद कुरैशी की बेटी, उन्होंने टीवी पे जाके लिटरली आर्ग्यू किया कि वो चाहता था कि मुझे मार पड़े। नहीं, मैं यही उसी आर्गूमेंट का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, कि मैं आपके इस स्टूडियो को बदनाम करने के लिए यहाँ पे आऊँ शहजाद, कि मैं वहाँ पे जाके शहजाद से हाथापाई करूँगा यार। कर लो, वसत बहुत वायरल होगा। तो एक काम करते हैं, एक मुझे थप्पड़ मारते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लो। नहीं, वो बड़ा मजा आएगा। नहीं, मैं अदम तशद्दुद में बिलीव करता हूँ, लेकिन द पॉइंट इज सियासत नाम ही टॉलरेंस का है। और मैं हमेशा सियासतदानों को इसलिए ज़्यादा मार्क्स देता हूँ एज कम्पेयर टू एनी अदर, जिसे कहना चाहे वो जिसे कहते हैं मिलिट्री हो या जुडिशरी हो या ब्यूरोक्रेसी हो, मैं सियासतदानों को मार्क्स देता हूँ हमेशा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो पॉलिटिशियन होता है ना, सबसे कमज़ोर इंसान होता है। उसने गली की नुक्कड़ पर अगर कोई नाजायज़ रेडी भी फ्रूट की लगा लेना, वो उसको भी नहीं हटा रहा होता, घबरा रहा होता है कि यार इसको हटवा तो दूंगा, लेकिन इसके घर में 10 वोट हैं, ये नाराज़ हो जाएगा, 10 वोट नहीं मिलेंगे। वो उसको मालूम होता है कि ये परे गली में एक ने कुंडा डाला हुआ है, लेकिन उसको पता होता है यार उनकी बरादरी के 45 वोट हैं। उसको पता होता है फलाने ने बंदा मारा हुआ है, वो जेल में है इस वजह से, लेकिन उसको पता होता है उसके पीछे घर वालों के 70 वोट हैं। वो उसकी आउट ऑफ वे मुलाकातें भी अरेंज कराता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उस बेचारे की मजबूरी होती है सब कुछ। वो जाता है, रेडी वाला भी उसे बुरा भला कहता है कि तुम आए थे पिछली दफ़ा मेरी गली में, तो तुमने कहा था कि ये नाली जोन सी है ये पक्की करवा के दोगे, तुम्हें 2 माह हो गए इलेक्ट हुए, तुमने नहीं मुझे पक्की करवा के दी। वो बुरा भला कहता है, सियासतदान वो सुनता है क्योंकि उसको पता होता है कि भाई इस रेडी वाले को तो नहीं पता कि मुझे अभी तक बजट नहीं अप्रूव करवा सका मैं इस नाली का, लेकिन क्योंकि मैंने सिर्फ वोट लेना है, मुझे कह ले बुरा ताकि इसका कथारसिस हो जाए। तो उसमें टॉलरेंस बहुत होती है शहजाद। दिस इज व्हाट पीटीआई नीड टू लर्न, कि भाई जो मर्जी लोग कहेंगे आपको सुनना है। आप माफिया नहीं है कि हाउ डेयर मेरी टेरिटरी में कोई आया तो उसने बात की, नहीं होता भाई। ये आई नो पाकिस्तान में सियासतदान को गाली देना सबसे आसान काम है। मैं इसी वजह से इतनी नहीं देता, और जिसकी वजह से मुझे लोगों को लगता है कि मैं पटवारी जियाला सब कुछ हूँ। खैर, ये आपको इवन विद इन पार्टीज़ जो इस्टेब्लिशमेंट के प्लांट्स हैं और जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हैं, भले उनकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मैं डिसएग्री करता हूँ, आपको फ़र्क नज़र आ जाता है, राइट। एहसन इकबाल जमात इस्लामी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा थे, मेरा कि तो पोलर ऑपोजिट मेरा व्यू है उनसे, बट आपको एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक और शहबाज गिल, आपको सीधा सीधा फ़र्क नज़र आ जाएगा कि यार एक आदमी क्योंकि गाली देता था, इस्टेब्लिशमेंट ने उसको आगे कर दिया। एक आदमी जो मेहनत करके आए, भले उसकी सियासत से मैं ना अग्री करूं, भले उसकी राय से मैं ना अग्री करूं, बट उसने वो सीखा है। तो जिस तरह से वो बात करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपको वो ख्वाजा साद रफ़ीक और एहसन इकबाल, और बिकॉज अगर लोगों लग रहा है मैं PMLN PTI कर रहा हूँ, तो PMLN के भी लोग अगर आप उठा लें, तलाल चौधरी, आबिद शेर अली, आपको सीधा सीधा फ़र्क नज़र आ जाता है यार कि कौन सियासतदान है और किसको सिर्फ इसलिए रखा है कि चल बेटा। नहीं भाई, तो मैं यही चीज़ कहता हूँ कि यार PTI को ये चीज़ समझनी होगी कि आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी को, जिसको आप कोई डिसएग्री करते हैं या उसके व्यू से, सवाल से आपको इख्तलाफ है, आप उसको घसीटेंगे, थप्पड़ मारेंगे, ये वो। तो इट मीन्स अगर आप आज अपोजिशन में जो कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट में आके क्या करेंगे? बट डोंट यू थिंक कि ये जो एक आइडिया है कि PTI इस वक्त विक्टिम है, इट इज़ स्टिल द मोस्ट डेंजरस टू क्रिटिसाइज PTI। आप कह रहे हैं जब आएंगे वो जो स्पीकर थे जिनके बड़े अच्छे बाल हैं, मज़ारी, उनको कुट पड़ी, दोस्त मज़ारी, जी अंदर अंदर असेंबली के अंदर उनको मार पड़ी, ठीक है। फिर इमरान खान ने इनकरेज किया कि शादियों पे ये वो, उस वक्त फिर लोगों ने वाकई शादियों पे मारना शुरू किया। इट इज़ स्टिल द मोस्ट डेंजरस। अगर कोई रैंडम ट्विटर का अकाउंट जिसके 1500 फॉलोअर्स भी हैं, एक हैं खातून, उन्होंने PTI का क्रिटिसिज्म किया था, गाली गलोच नहीं, नॉर्मल, उनकी कोई बेकिंग कंपनी थी, इन सब ने मिलकर वो शुरू कर दिया, मैं हूँ, मुजम्मिल है, तलत हुसैन है, हमारे घर के एड्रेस देकर एक मॉब बनाकर ऑनलाइन स्पेस में आज भी, या इवन फिजिकल स्पेस में,
सबसे मुश्किल काम ही पीटीआई का क्रिटिसिज्म है, क्योंकि वो दे इंश्योर कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कल्ट के अंदर रहें, क्योंकि दूसरी राय अगर कोई देना भी चाहे तो वो डिजिटल मॉब से उसको इस तरह से साइलेंस कर दो या क्रश कर दो कि और लोग इतनी हिम्मत ही ना करें। अच्छा, आई एग्री, पीटीआई की जो ट्रोलिंग कैपेसिटी है वो बहुत खौफनाक है। वो आपको जैसे कहते हैं ना, वो उड़ा के रख देते हैं उसमें, ठीक है। मैंने तो सच्ची बात है पीटीआई के दौर में ही मुझे ये आदत पड़ी कि मैंने कमेंट्स नहीं पढ़ने, तो मैं आज भी नहीं पढ़ता, ठीक है। मैं कहता हूँ लगे रहो, जिसने जो करना है। आज नून वाले गालियाँ देते, कल पीटीआई वाले देते तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। तो पीटीआई की ये कैपेसिटी बहुत खौफनाक है, और उसको मैं यहाँ से भी लेता हूँ कि लाइक पीटीआई के दौर में हर दूसरे तीसरे दिन मेरा नाम ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा होता था, और वो किसी शोहरत की वजह से नहीं पड़ रहा था, गाली पड़ रही होती थी, ठीक है। तो आज इतने अरसे से नून लीग वाले हैं, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी है, नफरत भी करते हैं, लेकिन बेचारे ट्रेंड नहीं करवा ट्रेंड बनाने की कैपेसिटी नहीं करवा सक रहे, इतनी इनकी सोशल मीडिया की ना, ये इतनी इनकी है। तो वो बेचारे अपने नहीं ट्रेंड करवा सक रहे, आपको क्या करवाएंगे। तो वो पीटीआई की बहुत पावरफुल है, दैट आई एग्री। लेकिन मैं इसको स्टेट से इसलिए कंपेयर नहीं करूँगा कि वो गाली ही दे सकते हैं, वो मुझे धमकी दे सकते हैं, वो कहीं हो सकता है किसी पब्लिक प्लेस पे अगर कोई सरफरा आ जाए तो शायद थोड़ा मुझे धक्का दिल करने की कोशिश करे। लेकिन जो रियासत है वो तो एक और लेवल पे बैठी हुई है, वहाँ पर तो आप गाली छोड़ें, आप तनकीद करेंगे, वो आप पर पीका की अफेयर करवाएंगे, उठा के ले जाएंगे आपके, और आपके फैमिली को तंग करेंगे, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके फैमिली के कारोबार, लाइक वो आपकी एक एक चीज़ को टारगेट करेंगे, लाइक वो आपकी बाकायदा जो जीना है वो हराम करने की सलाहियत रखते हैं, और वो करते हैं। अच्छा, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो कर रहे हैं। हाँ, तो मैं वो सिर्फ उसका कंपैरिजन कर रहा हूँ कि लाइक आपने कहा ना डेंजरस, तो मेरी बुक्स में आज भी डेंजरस ज़्यादा, मैं जो लोग पावर में होते हैं मैं उनको काउंट करता हूँ। पर पावर में, खैबर पख्तूनख्वा में तो पावर में, अब लेट से पीपीपी की अगर हम बात करें, पीपीपी आपको कभी कुछ नहीं करेगी, मुझे कभी खैर अल्लाह माफ़ करे नहीं करेगी, पर क्योंकि उनके पास लेट से नॉर्थ सिंध में ज़्यादा पावर है, वहाँ पर अगर किसी जर्नलिस्ट ने कुछ रिपोर्ट कर दिया कि वडेरे साहब जो हैं ये कर रहे हैं, वो जर्नलिस्ट गायब भी हो जाएगा, वो मर भी जाएगा, फिर पता भी नहीं चलेगा। सिंध में पिछले कुछ अर्से में सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट मर्डर हुए, बिकॉज दैट्स वेयर दे हैव पावर टू डू दिस। तो पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में ये पावर है, वो यही करते हैं, लोगों को स्टेट एपरेटस यूज़ करके साइलेंस करवाते हैं, स्टेट एपरेटस यूज़ करके जलील करवाते हैं। तो अगर जस्ट बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई में अगर लेसर ईवल है पीटीआई, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसकी तनकीद ना की जाए, या अगर उसकी कोई तनकीद कर रहा है तो गलत नहीं। सर, अगर मैं बाहर जाता हूँ, एक आदमी मुझे चमाट मारता है, दूसरा आदमी पैर पे गोली मार दे, चमाट मारने वाला भी ठीक नहीं है। एंड श्योर दे माइट नॉट हैव द आर्मी बिहाइंड देम राइट नाउ, बट मुजम्मिल के घर में घुस के उसकी माँ बहन अकेली थी, 2 लोगों ने गोली चलाई। तो जब पीटीआई वाले मेरे घर का एड्रेस या तलत हुसैन के घर का एड्रेस, इसके जवाब में लिख होना क्या चाहिए कि यार ये गलत हुआ जो मुजम्मिल के साथ हुआ है। बिल्कुल। पीटीआई वालों ने कलेक्टिवली सोशल मीडिया कैंपेन्स क्या चलाई कि अब ये औरों के साथ भी हम करेंगे। अभी भी जब तैयब बलोच हुआ, पीटीआई वाले क्या बोल रहे हैं, सही हुआ और यही होगा, और कल को हम पावर आ गए तो और बुरा होगा। तो वो फितरत तो उनकी फैशिस्ट ही है ना, अभी शायद उनके पास इतनी पावर नहीं है। अच्छा देखें, जहाँ तक मुजम्मिल के घर पर भी अटैक का बड़ा शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। ये वाक़यात हैं, ये रिकॉर्ड पर हैं, ये मैं यही बात करूँ कि जमात की टेंडेंसीज आपको दिखा रहे हैं कि वो भी चेंज नहीं हो रही। लेकिन देखें, जो जहाँ तक विक्टिम होने का है, मैं हमेशा समझता हूँ कि अपोजिशन, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पहली दफ़ा लग रहा है कि अपोजिशन इतना बड़ा निशाना है, इतना बड़ा मसला बन गया इस मुल्क में। माजी में भी ऐसे पीटीआई के दौर में भी इमरान रियाज खान साहब और दीगर लोग उस वक्त की अपोजिशन को बड़ा बढ़ चढ़ के तनकीद का निशाना बनाते थे।
तो हम उनको सहाफ़ी नहीं मानते थे। उसकी वजह ये थी कि हम कहते थे यार दिस इज़ नॉट जर्नलिज्म, जिसे कहते हैं ना कि आप अपोजिशन पर अटैक कर रहे हैं और जैसे कहते हैं हुकूमत का आप माउस पीस बने हुए हैं। रोज़ रात सोने से पहले इमरान रियाज का व्लॉग देख के तो सोते हैं रोज़। नहीं, उनकी चॉइस है, यू कैन लिसन लाइक नहीं, मैंने तो बोला नौकरी से निकाल दूंगा अगर यार छुप के सुन लेना, शहजाद के दबाव में नहीं आना, ठीक है। तो आज भी अगर हमारे कुछ दोस्त उनको लग रहा है कि वो पीटीआई को तनकीद का निशाना बना के एक अपोजिशन ज़ेर अताब अपोजिशन को निशाना बनाकर और वो शायद सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं या वो मुल्क को आने वाले फाशिज्म से रोकने की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो वो जो लम्हा मौजूद में फाशिज्म हो रहा है वो उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा फाशिज्म भी उसी लेवल का है। और मसला ये है कि ये वो लोग हैं शहजाद जो 75-78 साल से इस मुल्क में ये फाशिज्म कर रहे हैं। और मैं हमेशा, मुझे जब कभी कहा जाता है कि भाई, जब मैं पीटीआई को क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि अब अच्छा वक्त है लाइन के इस तरफ आने का, तो मुझे मालूम था कि मैंने उस तरफ इसलिए नहीं जाना क्योंकि यहाँ पर होता यह है कि जब पॉलिसी बदलती है कि वो शहजाद के ख़िलाफ़ हो गए हैं तो वो शहजाद के ख़िलाफ़ वाले सारों को साथ मिला लेंगे। फिर जब शहजाद बेल आउट हो जाएगा वो शहजाद की साइड पर जाएंगे और फिर वो शहजाद के साथ वालों को साथ मिलाएंगे और हम जैसे लोग रिसीविंग एंड पे आ जाएंगे। तो हम उसमें पार्टी ही क्यों बने भाई? कि जब पॉलिसी बदले तो वो कहें कि चलो, क्योंकि आज अगर आपको याद हो जो लोग पीटीआई के दौर में लाडले थे और बढ़ चढ़ के, जिनको उस वक्त ये मंजन बेचा जा रहा था कि नवाज शरीफ बहुत ख़तरनाक है, ये जिंदाल को बुलाता है मरी ले जाता है और फौज को पता ही नहीं होता है वहाँ पे उससे क्या बात कर रहा है, ये मोदी का यार है, ये गद्दार है, ये देखो बगैर वीज़े के मोदी पाकिस्तान आ गया नवाज शरीफ की नवासी की शादी में शिरकत के लिए, ये क्या है? आज वही अफसरान हैं और अब वो मुझ जैसों को ये मंजन बेच रहे हैं कि जो इमरान खान है ना, ये सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि ये जो करेगा, ये जो करना चाहता है, इसने जिस किस्म की गवर्नेंस की है, फलान किया, हम कहते हैं बिल्कुल उसने एक बुरी गवर्नेंस की है 2018 के बाद को। मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता कि गवर्नेंस मॉडल अच्छा था इमरान खान का, लेकिन आप मत बताएं, क्योंकि हमें पता है कि कल आप दोबारा इमरान से सुलह करेंगे और फिर कल आप इमरान के कान में बैठ के कहेंगे कि ये जो असद तूर, ये जो शहजाद गियास है, ये लोग जिसे कहते हैं ना, ये हमारे मुल्क की जड़ें खोखली कर रही हैं, इस मुल्क की वैल्यूज़ को अटैक करके, ये इधर फहाशी को, उस ज़माने को, वेस्टर्न कल्चर को लाना चाहते हैं। आपको बता रहा हूँ ये होगा। कुछ तो देखे ना बावले कुत्ते हैं, जिस तरह आदिल राजा है जो कहता था असमा जहांगीर को गोली मारो, असद तूर जब आप क्या कुछ नहीं बोला, जब आपको आईएसआई ने टारगेट किया था, क्या कुछ नहीं बोला था उस आदमी ने, ठीक है, वो अब जाकर बकवास कर रहा है, वो तो बिल्कुल ही एक जर्नलिस्ट तो है ही नहीं, ठीक है। और मैं आपसे एग्री करते हुए एक बात ऐड कर दूं शहजाद, कि ये जिन तमाम लोगों के आप नाम ले रहे हैं जो कि आज कहीं ना कहीं रियासत के ज़ेर अताब हैं और जिसको मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, मेरा बदतरीन मुखालिफ भी हो उसके साथ जबर नहीं होना चाहिए, मैं नहीं उसको सपोर्ट करूंगा, लेकिन आप मेरा कोई इन सब लोगों से आज भी राब्ता नहीं ढूंढ सकते, या जो इधर पाकिस्तान में बाकी हैं उनमें से किसी के साथ मुझे कभी हैंग आउट करते नहीं देखेंगे। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि मैं समझता हूँ कि आज ये ज़ेरे अताब हैं, तो ये बातें कर रहे हैं सिविलियन सुप्रीमेसी की, डेमोक्रेसी की, मैं इनको गेज करूँगा जब ये इमरान साहब वापस हुकूमत में आएंगे, फिर मैं इनका कंडक्ट देखूँगा। अगर ये उस वक्त भी हुकूमतों को अकाउंटेबल करने की बात कर रहे होंगे, सच बोलने की बात कर रहे होंगे ताकतवर के सामने, तो फिर शायद हो सकता है कि मैं इनको कबूल कर लूँ। अभी इट्स समथिंग कि मैं उसमें नहीं आऊँगा कि अभी ये ज़ेर ताब हैं तो ये बात कर रहे हैं। व्हाट आई वाज गेटिंग एट वाज कि चलें वो तो बिल्कुल ही साइड पे रखते हैं ना, ये लोग तो किसी खाते में नहीं आते। कई ऐसे लोग हैं जो आई थिंक हमारी आवाम बेचारी, उनको लगता है कि उनको सब समझ में आ रहा है पर उनको आता नहीं है। कई लोग हैं जो पहले भी इस्टेब्लिशमेंट की जान थे और आज भी इस्टेब्लिशमेंट की जान है, लेकिन उनका हर व्लॉग खान खान होता है
तो कुछ तो मेरे भी, जिस तरह से तूर कहता है कि ज़राए बता रहे हैं, कुछ तो मेरे भी ज़राए हैं। और वो ख़बर यही है कि कुछ लोग, जो बड़े लोगों को लगता है, ये वो हैं जो पाकिस्तान में कि ये हमारी साइड पे हैं, पहले इस्टेब्लिशमेंट के थे, अब वो खान के साथ, वो पहले भी इस्टेब्लिशमेंट थे, अब भी इस्टेब्लिशमेंट है। इतना भी हलवा नहीं चल रहा होता जो सबको लगता है ना कि सब सामने है और नहीं, जो थोड़ी बहुत विद इन द सिस्टम ऑपोजिशन आपको दिखाने के लिए करवाई जाती है, वो इन्हीं के लोग होते हैं। मैं आपसे इस पर इत्तेफाक करता हूँ, और जो आपके ज़रा की ख़बर है मैं उसकी तस्दीक भी कर सकता हूँ, और एक छोटे से वाक़े से तस्दीक कर देता हूँ कि अगर आपको याद हो कि एक दौर में बंदयाल साहब ने एक मुलाकात की कुछ यूट्यूबर्स के साथ जो कि बड़े प्रो पीटीआई थे, तो वो मुलाकात बंदयाल साहब की ख़त्म हुई। बंदयाल साहब ने उसमें खूब दिल की भड़ास निकाली, बड़ी जैसे कहते हैं ना, वो एक्सप्लोसिव किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की अपने साथी जजेस के बारे में, निज़ाम के बारे में। तो वो लोग निकले वहाँ से, तो उनमें से एक साहब वहाँ से निकले और उन्होंने सीधी अगली ब्रेक जाके जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे जो कोसार कम्प्लेक्स है ऐसे ही का, वहाँ पर लगाई, और वहाँ पर जाके उन्होंने सब कुछ वामिट कर दिया कि ये हुआ। और खुद तौर पे मैंने वो उनमें से एक जो और साहब थे, उन्होंने जाके एक जर्नलिस्ट के आगे सब कुछ उगला के ये कह रहा है। वो जर्नलिस्ट मेरे बहुत से दोस्त थे, और उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि यार वो भी उठ के गया, ये कह के गया। कहा श्योर। मैंने फिर चेक करवाया सुप्रीम कोर्ट से कि क्या इनकी मुलाकात हुई है, तो वो मुलाकात की तस्दीक होगी। और जो बातें वो कर रहे थे वो कि बंदयाल साहब ने फ़लाँ के बारे में ये कहा, फ़लाँ के बारे में ये कहा कि शहजाद उधर से आया था तो उसने मुझे ये कहा। मैंने कहा वो वाक़यात तो हुए थे, तो इट मीन्स बंदयाल साहब ने बोला है, उन वाक़यात पर कमेंट किए हैं। तो मैंने वो वीलॉग पूरा का पूरा उस पर कर दिया। उस वीलॉग पर बहुत शोर मचा, इवन कि वो न्यूज़ चैनल से वो उठाई, मुझे जावेद साहब ने शो में बुला लिया। अब हुआ ये कि जो तीसरे साहब थे जिन्होंने जाके कोसार कम्प्लेक्स मारी थी ब्रेक, उन्होंने एक दो जगह पे खुद कहा, उन्होंने कहा कि सत्तूर को ना ये खबर आई सही ने दी है। तो उन्होंने तुम्हें कैसे पता ऐसे नहीं दिया? उसने कहा उनको जाके मैंने बताया था ना, तो और कहाँ पे बात हुई नहीं, इसके पास कैसे गई है? तो फिर उन्होंने फीड किया। जब सब सामने आ गया तो नाम क्यों नहीं ले रहे आप? छोड़े यार। तो नहीं, जब उसने खुद बोल दिया कि मैं था तो फिर नाम नहीं, वो एक दो बहुत करीबी लोगों के आगे से बात की थी। अच्छा, उन्होंने मुझे से कहा कि यार वो कह रहे हैं कि सत्तूर को ये सही ने दी है, ऐसे को तो मैंने दी थी ये। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा यार मतलब, मैंने कहा अभी भी ये साहब उधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा अभी भी जा रहे हैं। मैंने कहा यार मतलब यूट्यूब पर तो उनके व्यूज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो कह रहा था कि मुझे पता है इसको उन्होंने नहीं दिया। तो ये लोग नहीं समझते। अब मैं क्या किस तरह समझाने की कोशिश करूं इनको। एंड आई थिंक वो जो आपकी बात है ना कि ये विक्टिम है या ये ज़हर एताब है, अभी आई थिंक इट्स जस्ट इशू बाय इशू। अभी पीपीपी को भी अगर हम देख लें, आप अगर सिंध में किसी जर्नलिस्ट को मारते हैं तो आप जानवर हैं, जालिम हैं। आप अगर नाजिम जोकियो का जो टॉर्चर होता है वो उसको फिर बुला लेते हैं वोट नो कॉन्फिडेंस में, आपकी सारी ह्यूमन राइट्स ही वो बातें ज़ीरो हो जाती हैं। आप बात करते हैं कि सिंध को पानी का हक़ नहीं मिल रहा, मैं बिल्कुल आपको सपोर्ट करता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी तरह पीटीआई है, ठीक है, जो इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ कर रही है गलत है। जो आपने डिफॉरेस्टेशन में स्वात में बर्बाद किया है, जो जो आप लोगों ने प्रॉफिट्स कमाए हैं, जिन जिन लोगों ने ठेका लिया है, आप लोग उतने ही जालिम हैं। आप अगर अपने फॉरेस्ट के मलिक रियाज हैं, ये जो एक आइडिया बन गया है ना कि मलिक रियाज भी इमरान खान के साथ खड़ा है तो फरिश्ता है। और क्योंकि पीटीआई अभी फेडरल में पावर में नहीं है, पावर में तो है, पावर में तो खैबर पख्तूनख्वा में 20 साल से है, लेकिन फेडरल में क्योंकि नहीं है, 20 नहीं चलो ज़्यादा हो गए 12, लेकिन तो क्योंकि फेडरल में नहीं है, अब हम कोई उनकी तनकीद कर ही नहीं सकते। और कोई भी उनकी तनकीद करे तो वो इस्टेब्लिशमेंट का आउट है। ये जो एक बाइनरी बना दी है ना
ये लोगों को अपने जहन से निकालनी पड़ेगी। अच्छा, मैं इसमें समझता हूँ शहजाद के केपी गवर्नमेंट के हद तक ज़रूर पीटीआई पे क्रिटिसिज्म बनता है, उनको अकाउंटेबल करना चाहिए जो कुछ वहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जो पीटीआई इस वक्त ज़ेरे अताब है केपी से बाहर, मुझे वहाँ पर एतराज़ होता है कि वहाँ पर नहीं इस वक्त तनकीद, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वो जिस किस्म की कई हरकतें करते हैं उस पर बिल्कुल बनती है, ये असम्बलियों से इस्तीफ़े, ये कमेटियों से इस्तीफ़े, ठीक है, तैयब बलोच जैसे हरकतें इस पर बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है, कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी थोड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग बाज़ जगह पर बहुत ऐसा लगता है कि हमें अभी तक वो गुस्सा नहीं गया जो 2018 से 9 अप्रैल 2022 तक खान साहब ने हमारे साथ किया है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी सहाफ़ियों की एक तो हमें थिक स्किन होना चाहिए, हर तरह की जो भी हमारे साथ होता रहा वो भुला देना चाहिए, क्योंकि हम इस फील्ड में अपने ज़ाती स्कोर लेवल करने नहीं आते, हम एक बड़े प्रिंसिपल पर बात करते हैं और हमारी ज़ात कुछ नहीं होती, किसी ने हमें गाली दी भी है, मारा भी है, कोई मुकदमा भी किया है, नौकरी से भी निकलवाया, तो फाइन, मुझे तो कम से कम वो चीज़ें मेरे लिए उतना मैटर नहीं करती। आई जस्ट वांट टू से इट्स ट्रू फॉर द अदर साइड ऑल्सो, क्योंकि लेफ्ट के भी कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट आपका प्राइमरी एनिमी है, जो कि है, तो आपको हर पीटीआई की चीज़ को अभी सपोर्ट करें क्योंकि आपने, बट इट्स जस्ट इशू बेस्ड, राइट। अब 190 मिलियन पाउंड का केस आया, क्या इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान को इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि उनका सियासी मकसद इमरान, बिल्कुल है। क्या इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की है? बिल्कुल की है। बोथ थिंग्स आर ट्रू, राइट। बट अगर आप आकर लोगों को ये बता दें तो बोलेंगे देखा तू इस्टेब्लिश, अबे नहीं भाई, दोनों चीज़ें सच है यार। इस्टेब्लिशमेंट अभी इस्तेमाल कर रही है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट यही करती है, और इमरान खान ने बिल्कुल मलिक रियाज को 190 मिलियन पाउंड दिए जो पाकिस्तान के थे, जो सीधी सीधी आंखों के सामने की करप्शन है। पर कुछ लोग फिर 190 मिलियन पाउंड की करप्शन से भी मुंह मोड़ लेंगे क्योंकि उनको पता है टैक्टिकल फ़ायदा अभी पीटीआई को सपोर्ट करने में। उस चीज़ के मैं ख़िलाफ़ हूँ कि यार मतलब सीधा सीधा झूठ तो ना बोलो ना। नहीं, मैं एक बात तो मेरी नज़र में तो खान साहब के खिलाफ जितने भी केसेस थे उसमें ये जो अलकादिर ट्रस्ट है, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल केस। फॉरेन फंडिंग भी सॉलिड केस है, फॉरेन फंडिंग में भी चले उसमें, लेकिन ये है कि वो कोई टैक्स पेयर का उसमें नेशनल एक्सचेकर से पैसा नहीं उसमें गया, बट अवाम लोगों का तो क्या है, लोगों का पीटीआई के नाम पे पैसा रेज हुआ लोगों के प्राइवेट अकाउंट्स में गया है, करप्शन तो है नहीं, दैट इज एथिकली और मॉरली एक बहुत ही, हाँ चले आपसे कह रहे हैं टैक्स पैसा नहीं, जैसे कि इस तरह तो तोशा खाना वाले भी तवाइफ लेके मार्केट में वो इसके साथ बड़ी शर्मनाक हरकत है, ठीक है, लेकिन अगेन वो बाय लॉ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय लॉस में ये प्रॉब्लम है ना कि अंडर रिपोर्ट किया है, जो रसीद थी वो उतनी की नहीं थी, खान साहब ने महंगी बेच कर सस्ती दिखाई है कि सस्ती बेची है, चले बट वो टेक्निकलिटी है, बट आई एम विद यू कि सीधी सीधी तो यही है, ठीक, वो अलकादिर है जहाँ पे आप कहते हैं कि यार ये क्या हुआ, ठीक, तो वो आई एग्री, जो बनता है वहाँ पे ज़रूर बात कर लें, अभी भी मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हम बहुत ओवरडू कर रहे हैं चीज़ों को। लाइक हमें तो लगता है कि जैसे खान का खात्मा इस मुल्क के, जैसे कहते हैं ना, फ्यूचर की ज़मानत है, तो वो मुझे लगता है कि हमें उस खान फोबिया से बाहर आना चाहिए कि वो आएगा तो फिर हमारे साथ क्या होगा और इस मुल्क के साथ क्या होगा। अगर यार जो 75 साल से हमारे साथ कर रहे हैं ना, उनकी ग्रिप अगर किसी के हाथों टूटती है ना, तो मुझे तो कोई अगर तो किसी को अगर खान के नाम से एलर्जी है, द लास्ट थिंग दे शुड वांट इज़ खान का खात्मा, क्योंकि खुदा ना खास्ता हम तो कभी नहीं चाहेंगे ऐसा कुछ हो, खुदा ना खास्ता कुछ खान को हो जाता है तो आज जो ये मजाक उड़ाते हैं ना भुट्टो ज़िंदा है, भुट्टो ज़िंदा है बिकॉज भुट्टो को लटका दिया था। अगर तो खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ खान के साथ होता है तो फिर वो इटर्नल है, फिर आप भूल जाएं, फिर आप इस चीज़ का 20 साल बाद मजाक उड़ा रहे होंगे कि अभी कितने ज़हनी गुलाम में ज़िंदा है खान बोलते हैं। अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिकल लेगेसीज आर बिल्ट। यस लाइक मैं आपको फिर कहूँगा शहजाद, खान साहब ने 2018 जुलाई से लेके जो 9 अप्रैल 2022 तक हुकूमत की, बहुत ही बुरी गवर्नेंस थी उनकी, बहुत ही बुरी, ठीक, लेकिन
जिस अंदाज में उनको निकाल के जो कुछ करके हमने जेल में डाल दिया है, आज पाकिस्तान का सबसे अगर कोई पॉपुलर लीडर है तो इमरान खान है। दूर दूर तक इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं है। और मैं अब एक बात कहने लगूँ जो आपको शायद बहुत लगे कि यार ये तो बिल्कुल वो यूथियों वाला कमेंट कर रहा है। मेरा ये मानना है, अमान खुश हो गया। हाँ, मेरा ये मानना है कि इमरान इस वक्त इस मुल्क में मोहम्मद अली जिन्ना से भी ज़्यादा पॉपुलर है। मोहम्मद अली जिन्ना के पास भी केपी नहीं था। वो जो सरहदी गांधी थे ना, बादशाह खान, उनकी हुकूमत डिसमेंटल करने के लिए कायद आज़म को वहाँ पर गवर्नर राज लगाना पड़ा था। अब्दुल इसके कयूम पास खान को, जी, खान के पास केपी भी है। सो इसकी पॉपुलैरिटी का लेवल ही किसी और लेवल पे चला गया। सिंध और बलूचिस्तान तो नहीं है। आप सिंध अभी इलेक्शन करवा लें, फेयर इलेक्शन, खान पीटीआई जीतेगी सिंध में? नहीं, फटियाँ तोड़ देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, चले मेरे साथ पूरे सिंध, मैं आपको चक्कर करवाता हूँ। कितना टाइम है आप? और मैं अनफॉर्चुनेटली जा रहा हूँ परसों, सॉरी। नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक ये आप चलें, हम कराची में तो बैठे हुए ना, कराची वो इसको स्वीप करने की स्वीप नहीं, बट यस जीतेगी। हो सकता है लियारी ना जीते, हो सकता एक आधी को पॉकेट होगी जहाँ पर वो एक आधी सीट हार सकता है। डीएचए वीएचए तो जीतने ही है। हाँ हाँ, नहीं, बट कराची में मेजॉरिटी फॉर श्योर। लाइक अल्ताफ हुसैन साहब ने वो 2013 के इलेक्शन के बाद जो मशहूर ज़माना तकरीरें की थी कि 3 तलवार को तलवारें बना दूं, उसकी वजह क्या थी कि वो उनके अपने अजीज़ाबाद के एरिया में खान के वोट धड़ाधड़ निकल आए थे। और ये 2013 की बात कर रहा हूँ यार। तो मैंने द जेंटलमैन, चले अब वो तो उस बहुत है, इमरान बहुत बहुत पॉपुलर है। सो 2013 जो है ना, वो मेरा पहला इलेक्शन था जिसमें मैंने वोट दिया। तो इस पॉडकास्ट ने मुझे बुढ़ा कर दिया। इतना बुढ़ा हूँ नहीं मैं, जवान। मेरा पहला वोट रजिस्टर हुआ तो मैं उस वक्त पढ़ रहा था किसी यूनिवर्सिटी में, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि आप बहुत नाम लेते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का। लम्स यूनिवर्सिटी। रहा नहीं जाता हम लोगों से, हम लोग अंदर दर्द होता है, नाम ना लें आप तो मैं घर पे था नहीं, तो वो जब भी मर्दमशुमारी जो उन्होंने मेरा लिखा नहीं, तो कराची में ये होता है कि जो वोट जिसका नहीं होता वो भाई का होता है। तो ऑफ कोर्स बनता भी था। तो जब आए उस वक्त तक तो बनता हाँ, तो जब आए पोलिंग स्टेशन, अब मेरे सब घर वालों के घर के पास वाला स्टेशन मेरा 90 मेरा ना, मैं कभी वहाँ रहा ना, मेरा वहाँ वोट हुआ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो वोट देना है इमरान खान को। मैं तो उस टाइम फुल यूथ था, मैं तो मर जाएंगे वोट देंगे, ऐसी की तैसी, हाँ तलवारें खाएंगे, वोट देकर आएंगे, ऐसी की तैसी, खान ही है, तब्दीली, ये वो। मैं तो वहाँ रोने लगा था जब वो गिर गया था उधर से। मैं तो अब मैं सोच रहा हूँ स्ट्रेटेजी क्या है, ऐसे इनकलाब कैसे आएगा? सबसे, हाँ मैं वही था, मैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही था। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार देना कैसे है। तो फिर मैंने स्ट्रैटेजी बनाई कि यार सबसे पहला वोट ही तू दे, तब तक तो वो उठे नहीं होंगे। तो मैं सुबह पहुँच गया, इवन बिफोर पोलिंग टाइम। उस वक्त सिर्फ MQM का एक तंबू लगा हुआ था। उन्होंने मुझे कार्ड दिया, मैंने नहीं सबका यही है। अच्छा, जब मैं जाके खड़ा हुआ ना, तो MQM के सारे लोग और मैं, कोई भी पैंट, सबको पता था ये। अब वो उल्टा मज़ा ले रहे हैं कि जाओ वोट करो। उन्होंने मुझे इतना फैसिलिटेट किया, मेरा कार्ड बना कर दिया पतंग के साथ कि जा बेटा जा वोट दे, कौन सा तेरा गिनना है, जा बेटा जा। तो फर्स्ट फ्यू लोगों में मैं ही था वहाँ जाकर PTI का मैं वोट देकर आया। बड़ा मैंने बोला कि यार बड़ा मैंने मुल्क के लिए काम। आपने कहा अल्ताफ हुसैन के घर में घुस के मारा। और इतना उन लोगों ने MQM के वहाँ जो लोग थे उन्होंने एंजॉय किया कि इस बच्चे को सामने सेल्फी नहीं ली, इस मुक्का तो मेरा है, इस बच्चे को जाकर वोट देने तो बर्गर आ गया। एग्जैक्टली यही हुआ। तो उस टाइम तो मेरी गाड़ी की डिग्गी में झंडे पड़े होते PTI के, जो मैं रोड पे बांटता था कि यार तब्दीली। इसीलिए मैं आजकल की यूथ को भी यही कहता हूँ कि 10 साल बाद आप अपने ऊपर हंसोगे जिस तरह मैं अपने ऊपर हंसता हूँ। मैं आपके इस मशवरे से ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल कि ये हंस रहे होंगे। क्यों? आपको लगता है कि ये युतियापा लाइलाज है? ये ब्रांड इमरान विल लाइक survive for long, but just like the Bhutto brand has survived ना, उस तरह। yes,
बट आई डू थिंक, बिकॉज आई थिंक इमरान खान विल कम बैक टू पावर, बिकॉज आई थिंक जिस जो मेरा टाइमलाइन है ना, इमरान खान पावर में आएगा, इस्टेब्लिशमेंट अपने वो नहीं जलाते, कभी ना कभी तो आएगा, आज नहीं तो Of कल course पर, he ठीक will है। come back in power. तो एक तो वो कल्ट है कि खान दिन बोले तो दिन है, रात बोले तो रात है, पर एक तो वो भी है ना कि यार हम सही कॉज के लिए कर रहे थे। फिर अगर वो पावर में आया, पावर में आने का एक ही तरीका इस्टेब्लिशमेंट है, तो इस्टेब्लिशमेंट मिलकर अगर आप पावर में आए और वही हुआ जो आज हो रहा है, एक सब्सटैंशियल वो है जिसकी ना उम्मीदी फिर पूरे सिस्टम से हो जाएगी कि भाड़ में जाए। हमने ये जद्दोजहद इसलिए नहीं की थी कि इमरान खान ये करना शुरू कर दे। तो यस, सम पीपल विल स्टे इन दैट कल्ट फॉर एवर, जिस तरह भुट्टो का भी एक है, बट आई डू थिंक अ लॉट ऑफ पीपल ही विल लूज व्हेन ही कम्स इनटू पावर, एंड पीपल लाइक क्या फ़र्क था तुम में और शहबाज शरीफ में, अगर पावर में आके यही करना था। इमरान खुद ही अपने आप को ख़त्म कर सकता है, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। और बाद हमारे दोस्त ये भी कहते होते हैं कि नून लीग को दोबारा ज़िंदगी सिर्फ एक ही सूरत में मिल सकती है कि अगर इमरान प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ठीक। तो वो आपके साथ उस बात की हद तक मैं मुत्तफिक हूँ। एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऐसी भी है जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। यस। और जब नून लीग 2018 में वोट को इज्जत दो की बात कर रही थी तो वो उसको वोट कर रहे थे, जब वो बूट को इज्जत देने पर लग गए तो वो इधर आ गए। वो एक है, लेकिन जो चीज़ मेरे लिए जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं हमेशा अब नोट कर रहा होता हूँ, वो है यूथ, जो कि अब नियर 60% है पाकिस्तान का। और शहजाद यूथ में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इमरान की साइड पर है। और फिर एक और जो मेरी मिथ इस इलेक्शन में टूटी, जब मैंने कुछ पब्लिक सर्वेज किए लाहौर में, मुल्तान में, इस्लामाबाद में, तो हमें हमेशा से लगता था कि 40 से नीचे पीटीआई का वोटर है, 40 से ऊपर जाके फिर इन दूसरी सियासी जमातों का, नून और पीपल्स पार्टी का वोटर आ जाता है। क्योंकि वो एक आर्गूमेंट था कि जो पीटीआई के वोटर हैं वो जज्बाती हैं, नौजवान है, जबकि जो मेच्योर वोटर है, जो समझदार है, जिसके लिए गवर्नेंस और सब चीज़ें मैटर करती हैं, वो नून और पीपल्स पार्टी का वोटर है। बुढ़ा यूथ भी बहुत है इस मुल्क में। यार मैंने जब सर्वे किया ना, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो 40 से ऊपर की भी थी, बाबे इमरान को वोट करेंगे, इमरान को वोट करेंगे। एंड आई रियलाइज्ड कि इमरान ने असल में जो इनका एज ब्रैकेट है उसमें भी बहुत ज़्यादा डेंट डाल दिया। और ये एक ऐसा डेंट है कि जो अब वो जिसे कहते हैं ना, जहाँ पर जाके ये रिकवर कर सकते थे, अब ये वहाँ यहाँ पर भी जो यूथ से मार खाएंगे कि ऊपर के एज से हम रिकवर कर देंगे, वो नहीं कर पाएंगे। और फिर वो इलेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ। तो जो वो नौजवान हैं वो तो लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उनको हटा पाएंगे। और देखिए, जो एक वोट देना, एक सपोर्ट करना, एक जो वो है ना कि इमरान खान दिन बोले तो दिन है, रात बोले तो रात है, और अगर तो कोई इमरान खान की तनकीद कर रहा है तो यकीनन वो ज़मीर फरोश लिफाफा होगा, क्योंकि वरना तो हो ही नहीं सकती। ऑफ कोर्स वो वाले जो लोग हैं ना, जो ये डिजिटल मीडिया कैंपेन्स चलाते हैं, जो ट्रोल करते हैं, जिन्होंने 10-10 अकाउंट बनाए हुए हैं, जो लोगों के घर के एड्रेस लीक करते हैं, जो दुआएं मांगते हैं कि किसी का कत्ल हो जाए क्योंकि इमरान खान के खिलाफ बोलता है, ये वाले जो लोग हैं ना, इसमें से 90% जब बड़े होंगे, बिकॉज इसमें तो कई लोग हैं जो कभी वोट भी नहीं दे सकते क्योंकि उनकी उम्र 13, 14, 15, 16 साल है, ये मुझे लगता है कि गालियाँ देंगे अपने आप। गालियाँ तो नहीं देंगे, बट शर्म तो आएगी इनको सोच के कि यार मैं क्या करता था यार। ये वो है। अभी भी बहुत से ऐसे हमें मिलते हैं लोग कहीं महफिलों में, बाज़ारों में, वो आके बात करेंगे। हाँ जी, तो मैंने कहता हूँ कि यार मतलब आप लोगों को सोचना चाहिए था ना कि जब आप लोग उस वक्त कर रहे थे तो कहते नहीं मैं तो उस वक्त जब इमरान अच्छी गवर्नेंस कर रहा था मैं बिल्कुल साइड पर हो गया था, मैंने पीटीआई छोड़ दी थी, लेकिन फिर मैंने 9 अप्रैल को ज्वाइन कर ली। बकवास, झूठ। तो ये जो सोच है ना, वो जब मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार ये इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। मुझे तो सबसे फनी लगता है, आज तक लोगों ने ग़ुलामी नामंजूर की प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है, और मैं हंस रहा होता हूँ कि यार गाड़ी के पीछे भी लिखा था। अब तो सच बोलते हैं, अब तो वो ट्रम्प को बाप बना के तुम लोग, ट्रम्प क्या
वो ग्रेनेल ने 4 ट्वीटें कर दी थी, आपने उसको बाप बना दिया था। ये शहजाद बात है जब इमरान खान साहब निकाले गए तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 25 में ही थी कि 26 में ही थी, खान साहब एक पेशावर से एक लॉन्ग मार्च लेके आए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप यहाँ तक नहीं आएंगे, लेकिन खान साहब आए। हाँ। वो हो सकता है उन तक मैसेज ना पहुंचाओ हमारा, ये बोला था उसने सुप्रीम कोर्ट ने। हो सकता है उनको ना पता हो हमने ये ऑर्डर दिया। यार ये जो भूटान की अदालत कितना एक्यूरेट था उस टाइम। तो अब उससे एक रात पहले जिसे कहते हैं ना गेम ऑन होगी इसमें, ये जो ब्लू एरिया वाली रोड थी इस्लामाबाद की जो डीचो तक जाती है, तो अब मैं आपको मज़े की बात हूँ, उस रात मुझे थ्रेट आया हुआ था कि मुझे उठा सकते, मैं अपनी तरफ से एक अंडरग्राउंड हुआ हुआ था। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार अंदर के सहाफ़ी से सब्र ना हुआ, और ऊपर से तब तक मैं पीटीआई को क्रिटिसाइज भी करता था इस वायलेंस वगैरह पे, तो मुझे ये भी कि यार मैं कवर करने जाऊँ, एक तो मुझे अपना वो मार पड़े, ठीक है, थ्रेट है कि उठाया जा सकता हूँ, मैं सामने आ जाऊँगा। दूसरी बात है कि जाऊँगा भी तो पीटीआई वालों कवर करने, वो भी मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर इन द एंड मेरा कंट्रोल ख़त्म हुआ और मैंने कहा जाना है। मैंने गाड़ी निकाली और मैं पहुँच गया उधर। अब मैं करते करते मैंने अपनी तरफ सोचा कि थोड़ा ज़रा डिस्टेंस पर आकर ना वीडियोज़ बनाता हूँ और अपने स्टैंड अप्स रिकॉर्ड करता हूँ। तो मैं कोशिश ये करता था कि लाइक उधर रोड पर है, मेन रोड पर, तो मैं जो साइड पर एक बिल्डिंग होती थी उस बिल्डिंग के एक साइड पर खड़ा हो जाता था करके। तो एक जगह मैंने देखा दरख्त बड़े जल रहे थे, तो मैंने कहा ये बड़ी जगह इस दरख्त के करीब खड़े होकर एक वीडियो रिकॉर्ड होनी चाहिए। और मुझे वहाँ पर उधर कोई ख़ास पीटीआई वाला नज़र भी नहीं आया, वो शायद जला के मेरी नज़र में आगे जा चुके थे। तो मैंने जल्दी जल्दी, वो अलाइट बैंक है उसके साथ पार्किंग है काफ़ी बड़ी, मैंने उधर गाड़ी पार्क की, मैं उतरा, भागा आया उस दरख्त के नीचे खड़े होकर मैंने अपना फिक्स अभी किया ही, तो मुझे आज भी नहीं समझ आती कि क्या हुआ कि एकदम से साइडों के जंगलों से जो ब्लू एरिया वाले साइड को उधर से पीटीआई के सपोर्टर्स, ओ ये सतूर है। मैंने कहा लो जी सतूर गए तुम, ठीक है। अब मैं खड़ा होकर मेरे स्टैंड अप तो सब कुछ भूल गया अपना, मैं देख रहा हूँ ना कि ये आ रहे हैं भागते हुए, मुझे विद इन सेकेंड उन्होंने घेर लिया। और सच्ची बात है, हूँ मैं क्योंकि गरीब का बच्चा, मुझे वहाँ पे अपने आप को मार पड़ने से ज़्यादा, क्योंकि हमने तो मारे खाई हुई है, मुझे ये फिक्र पड़ी हुई कि मेरी गाड़ी बिल्कुल साथ खड़ी हुई थी। मैंने कहा यार ये मेरी गाड़ी तोड़ेंगे, ठीक है, मेरी गाड़ी तोड़ देंगे अभी ना, ठीक है। वो आकर उन्होंने घेर लिया, डंडे उठाए हुए, एंड दे स्टार्टेड पुशिंग मी के तुम क्यों खान के बारे में बात करते हो, तुम खान के बारे में ये बात करते हो, वो करते हो। मुझे अब धक्के लग रहे हैं। मैंने कह रहा हूँ यार एक मिनट आराम से, मैं सहाफ़ी हूँ, तो हम सहाफ़ी तनकीद ही करते हैं क्या यार, इसमें कोई ऐसी क्या बात होगी। नहीं तुम तनकीद, तुम ये कोई सहाफ़ी नहीं, तुम ये नहीं वो नहीं। वो मुझे लगे जैसे आजकल नून लीग कहते हैं सहाफ़ी नहीं है, वो लगे हुए तुम सहाफ़ी हो ही नहीं हो, तुम ये हो, तुम लफाफे हो, तुम फलान हो, ये तुम अगर कहते हो कि तुम सच बोलते हो तो क्यों नहीं कहते इमरान को अमेरिका ने निकाला है, बात करो ना, अमेरिका से तुम डरते हो। वहाँ पे ना शहजाद मैंने पहली दफ़ा मैंने कहा एक सेकंड होल्ड ऑन, और वो दो नौजवान थे जो मुझे, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन, उन्होंने कहा हम साउथ अफ्रीका से आए हुए हैं, पाकिस्तान छुट्टियों पे, तो हम ये स्पेशली उसके लिए आए हैं। ये जो ओवरसीज यूथ है ना, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा एक सेकंड होल्ड ऑन, इमरान को अमेरिका ने नहीं निकाला, वो झूठ बोल रहा है, ये साइफर की सारी कहानी झूठी है। अगर तुम्हारे लीडर में जुर्रत है ना तो उसको को नाम ले बाजवा का, उसने निकाला है उसे, ठीक है। खबरदारी मुझे बताओ कि अमेरिका ने निकाला है, ये है वो है, ठीक है। अब वो ना थोड़ी फिर खैर उन्होंने मुझे, लेकिन अगेन आई मस्ट से उन्होंने मुझे मारा नहीं, 2-4 दफ़ा धक्के दिए, ठीक है यार। उसके बाद वहाँ पे आर्गूमेंट शुरू हो गया, ठीक है। वो अपनी लगे हुए थे जज्बाती, मैं भी उनको जवाब दे रहा हूँ। मैं जज्बाती नहीं था, जैसा मैं अपने वीला को बड़े मैं पोलाइटली बात कर रहा था, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा था जो मेरी पोजीशन थी, और वो बहुत जज्बाती हो के ये वो अपनी सोटियां मेरी तरफ लेरा के ट्रिमर लाओ ठीक है। और मुझे लग रहा था कि अभी इनमें से कोई लग जाएगी, लेकिन ना अभी लगनी है। लेकिन करते करते आधा पौना घंटा वो आर्गूमेंट हुआ, मिनिमम इतनी देर वो आर्गूमेंट हुआ। वहाँ पे उन्होंने मुझे घेरा हुआ है चारों तरफ से, और फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके उन्हें कहा, मैंने कहा यार मैं लेट आ रहा हूँ, मैंने कहीं पे जाना था, तो अगर आप लोग मुझे जाने देंगे। एंड दे सेड ओके ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो आधे पौने घंटे के आर्गूमेंट में कहीं ना कहीं मैं उनका टेम्परेचर नीचे ले आया। अगर मैं फौरी तौर पे वहाँ से निकलने की कोशिश करता तो यकीनन डंडे खाता। खैर मैं आया, गाड़ी में बैठा, मैंने गाड़ी निकाली और भाग गया। तो आई रिमेंबर कि वो हम कोई गुलाम है। मैं कहता कि यार ये क्या कमान ना, गुलाम वाली कहानी नहीं है ना यार। तो इशू है ना यार कि ये जो एक सोशल फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल होते हैं, गरीदा फारूकी को जब, अगेन मैं क्या गरीदा फारूकी की जर्नलिस्ट पे अग्री करता हूँ, नहीं। क्या मुझे लगता है कि उसको गालियाँ पड़नी चाहिए, जूते डंडे, नहीं।
तो यही हुआ। फिर इमरान खान से क्या बोलो, इमरान खान क्या बोलो, अगर ईदम मर्दों में जाएगी तो और क्या होगा। यार ये किस किस्म की बात है, ये किस किस्म की सड़क छाप घटिया तरीन बात है। खुदा ना खासा कल को अलीमा खान को पड़ा ना अंडा, मैं अगर व्लॉग में आके बोलता अलीमा खान मर्दों में जाएगी तो और क्या, घटिया तरीन दुनिया का इंसान बन जाता मैं। बट खान कैन गेट अवे विद मर्डर। मैं यही कह रहा हूँ कि पीटीआई के ये जो चीज़ें इनको समझने की ज़रूरत है, इनके ख़वातीन के बारे में, रिलीजन के इस्तेमाल के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, प्राइवेसी के बारे में व्यूज़ बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं। दे नीड टू अंडरस्टैंड इट, दे हैव टू ब्रिंग टॉलरेंस इन देयर पार्टी। पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट टॉलरेंस। आपको अपने बदतरीन दुश्मन के साथ भी बैठना होगा, और बैठते थे इवन के 90s में जब नून लीग और पीपल्स पार्टी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब एक दूसरे के बदतरीन मुखालिफ थे। हमने उस दौर की भी वीडियोस देखी हुई कि ये पार्लियामेंट में ये बैठे अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए। हालांकि उस पीपल्स पार्टी एक वक्त ये भी आया था कि 17 सीटों की जमात रह गई हुई थी। 97 का इलेक्शन तब भी तो एक झाड़ू ही फिरा था ना, वो जैसे फिरा था वो एक अलग कहानी है। बट अल्टीमेटली बात कर लेते थे, जहाँ पे आया जाता था कि अब इस इधर बात के बगैर गुजारा नहीं है। तो इनको भी चीज़ समझनी होगी कि बदतरीन अपने दुश्मन से भी, जो भी आपका सियासी मुखालिफ है, अगर वो है सियासी जमात, तो आप उससे बात करें यार। आप उसको मत आउटराइटली उसको कहें कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारे लिए, या हम इनको कबूल ही नहीं करते। दिस इज़ नॉट पॉलिटिक्स ना यार। ऑल इमरान खान नीडेड टू डू वाज टू सिट इन द पार्लियामेंट, एक्सेप्ट द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वहीं बैठे रहते, बोलते यार ये पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया है, पार्लियामेंट की मैं एहतराम करता हूँ, हम फिर इलेक्शंस लड़ेंगे और जीत कर आते आप। और यही बात उस वक्त, अगर आपको याद हो, इन्होंने असम्बलियाँ भी तोड़ दी पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की। उस वक्त यही बात अतर मिन्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जमाल मंदोखेल और ये तमाम डाइसेंटिंग जजेस जो उस वक्त उमरता बंदयाल साहब से डाइसेंट कर रहे थे, ये क्या बात कर रहे थे? यही बात कर रहे थे कि भाई इनको लोगों ने जब वोट दे के भेजा, तो क्या इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ते हुए लोगों से पूछा हम असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं? इनको लोगों ने मैंडेट दे के भेजा था कि तुमने हमारे लिए गवर्नेंस करनी है, और इवन कि अगर अपोजिशन में होगा तो तुमने हुकूमत को पर चेक बनना है। और आप असम्बलियाँ तोड़ के आप कहना नहीं जी मैं सिस्टम मानते ही नहीं। सिस्टम सिर्फ वही सिस्टम नहीं है कि जिसमें आप पावर में है, आपको अपोजिशन में बैठ के भी उसी सिस्टम में खेलना है। तो ये वो चीज़ें हैं। उमरता बंदयाल ने कॉन्स्टिट्यूशन रिराइट कर दिया, बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट आर्मी ने हटाई, आर्मी ने इलेक्शंस रिग किए, सबको नज़र आ रहा है। आर्मी ने नवाज शरीफ को रखा, पार्लियामेंट में आके बैठी नवाज शरीफ के साथ। भाई आपको एट सम पॉइंट यू हैव टू थिंक बियॉन्ड योर ईगो। बेनज़ीर भुट्टो के बारे में नवाज शरीफ ने क्या किया सबको पता है, क्या ज़बान इस्तेमाल की सबको पता है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। उससे पहले नुसरत भुट्टो थी, PNA के लीडर्स जिनकी वजह से इवेंचुअली जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई, इमेजिन उनके साथ बैठी MRD चलाई। बिल्कुल। ये जब तक PTI को समझ नहीं आएगी, यहाँ पर तो ये हाल हो गया है कि अब समझ नहीं आ रहा सलमान अकरम राजा पार्टी में है नहीं है। वो आदमी जो मुझे भी नहीं लगता कि उनको जाना चाहिए था, बट चलें, उनको लगा सही है चले गए। अब आई डोंट नो ज़राए वाले लोगों को पता है या नहीं, उनको अंदर गालियाँ पड़ रही है यार। तो जब आपसे सलमान अकरम राजा अपनी पार्टी में अहम का बंदा नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो आप क्या किसी ऑपोजिशन में बैठोगे? ये कहते PTI का बुनियादी जो मुझे लगता है कि जो मसला है इस वक्त, वो ये है कि ये हुकूमत की अपोजिशन करने से ज़्यादा एक दूसरे की अपोजिशन में लगे हुए। लाइक अगर PTI के 80 MNAs है ना, तो मैं शहजाद आपको सेफली कह सकता हूँ PTI में 80 धड़े हैं। भाई जब पार्टी है आप ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से बात करें, वो सारे, मैं शहजाद की बुराई कर रहा हूँ, शहजाद से बात किसी होगी, शहजाद मेरी बुराई कर रहा होगा, कोई तीसरे की बुराई। तो लाइक आप कहते हैं भाई मुझे ये बताओ इस हुकूमत के बारे में क्या तुम्हारी स्ट्रेटजी, मुझे तुम्हारे अपने ज़ाती इख्तलाफात नहीं सुनने। और मैं कई दफ़ा बहुत फ्रस्ट्रेट होता हूँ भाई, लाइक दिस इज़ नॉट माई इंटरेस्ट। इसमें तो ऐसे ही है कि मैं अगर आज शहजाद के ख़िलाफ़ बात कर दूंगा क्योंकि मुझे शहजाद के बारे में, शहजाद की ग्रुप के अंदर से किसी ने फीड कर दिया, तो इट लुक्स लाइक कि मैं किसी एक धड़े की वो करूँ, मुझे नहीं है यार। ऐसा अगर आप गधे घोड़े F1 में भगाओगे और वो फेल होंगे तो गधे घोड़ों की तो नहीं ना गलती। अब PTI पूरी बनाई इस्टेब्लिशमेंट ने, अपने लोग डालकर, इलेक्टेबल्स डालकर,
अब आप बोल रहे हो उमर अयूब खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट, अबे भाई उमर अयूब खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट चलाएंगे, शाह महमूद कुरैशी एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट चलाएंगे, फवाद चौधरी एंटी, मतलब किन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो? अली अमीन गंडापुर एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट चलाएंगे, बैरिस्टर सैफ एंटी तो आप जो लोग सारी ज़िंदगी पीटीआई सॉरी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से उन्होंने सियासत की, इस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई भेजा, वो पीटीआई का हिस्सा बन गए हैं। ऑनेस्टली मुझे लगता है मोस्ट पीटीआई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर क्वाइट हैप्पी कि खान जेल में, ठंड है, मामला चल रहा है, चलाओ। क्योंकि तब तक ही वो जिसे कहते हैं ना लाइमलाइट में है, उनके Yeah. पास पावर है कहीं ना कहीं। या जब आएंगे तो सब लोग, इमरान के आने के बाद तो हर कैमरा हर अटेंशन इमरान की तरफ होगी और पावर भी इमरान के पास होगी। इमरान तो वो पावर इनसे शेयर नहीं करेगा। तो फिर ये एक्सपेक्ट करना कि ये पार्टी जो है, पार्टी है ही नहीं ना, आपका देखिए- एक कल्ट है, आपके नाम पे वोट मिलता है तो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। बट फिर ये ना एक्सपेक्ट करेंगे उसमें लॉयल्टी भी हो, लोगों ने मुश्किल वक्त फयाजुल चौहान क्यों आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ होगा? मैं खान साहब की जो सबसे बड़ी गलती आप कह सकते हैं वो ये है कि उन्होंने आज तक अपनी पार्टी को पार्टी नहीं बनाया, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया कि वो पार्टी उनके बाद उनके लिए मुज़ाहमत कर सकती। उसी की वो कीमत आज अदा कर रहे हैं अंदर बैठ के। अगर उन्होंने इस पार्टी का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया होता, एक चेन ऑफ कमांड बनाई होती कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो पीछे शहजाद और सब लोग किस पोजीशन में होंगे और क्या कर रहे होंगे, अगर वो उस पार्टी में वो स्ट्रक्चर बना के जाते तो आज पार्टी किसी और अंदाज में चल रही होती। जब आपके वकीलों ने टेक ओवर कर ली, आप आएंगे आप खुद टेक ओवर कर लेंगे। जब ये पार्टी, अगर वो पार्टी का स्ट्रक्चर होता तो इमरान खान उसके चेयरमैन नहीं होते, बिकॉज पार्टी की जो सारी सीनियर लीडरशिप थी उसने शुरू में बोला, दिस इज़ इन द 2000 कि जी इमरान खान को हम हटा रहे हैं। इमरान खान ने उन सब को हटा दिया। जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन ने भी एक ज़रा क्लीन आउट किया तो फिर MQM कल्ट ऑफ अल्ताफ़ हुसैन बन गई। उसी तरह जब स्ट्रक्चर होता है ना तो डेमोक्रेसी होती है, एक बोर्ड बैठता है, इलेक्शंस होते हैं, पर वो खान साहब का मिजाज नहीं है डेमोक्रेटिक। खान साहब क्या पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हो सकते थे? अगर ये डिसाइड होता कि खान साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, जस्टिस वजीउद्दीन चेयरमैन बनेंगे, खान साहब बर्दाश्त करते ये? तो जब आपके रग रग में डेमोक्रेसी नहीं है तो वो पार्टी स्ट्रक्चर होना, ये पॉसिबिलिटी होना कि मैं हार भी सकता हूँ इलेक्शन, नहीं। अगर लेट से पीटीआई में इंटरनल इलेक्शन, जो कि कभी नहीं होगा, और इमरान खान हार जाएं, जो बंदा नहीं हारेंगे बट हाइपोथेटिकली जो बंदा पार्लियामेंट में ना हो तो वो पार्लियामेंट डिसॉल्व कर देता है, वो पार्टी नहीं अगले दिन डिसॉल्व कर देगा कि मैं कैसे नहीं चेयरमैन हूँ इस पार्टी का, ऐसी की तैसी तुम लोगों की। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये खान साहब को इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक बाकी रही पार्टी के, मेरा देखें, मेरा एक बड़ा सिंपल सा व्यू है। अगर लोग खान साहब को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, ही शुड बी द प्राइम मिनिस्टर। इस वक्त इस मुल्क की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी चाहती है उनको, बना दें। तो खुद चाहता हूँ। अगर हमने खान साहब को भुगतना होगा भुगत लेंगे, हमने 18 के बाद भी भुगता है, दोबारा भुगत लेंगे, मुझे उस चीज़ का कोई खौफ नहीं है। मेरे लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, विल ऑफ द पीपल बहुत सेक्रेड है। अगर वो चाह रही है, वो एक्सप्रेस हो रही है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। आएगा जो भी करेगा वो देख लेंगे, और जो उसको वोट कर रहे हैं वो भी उसको फिर टेस्ट कर लेंगे। मैं आपको अगर सच बताऊँ ना, मैं चीज़ों के बारे में बड़ा टॉर्न होता हूँ कि जिस तरह कराची को एक फेडरल टेरिटरी बना दें, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना दें, दोनों चीज़ें मुझे पता है मुल्क के लिए भी बुरी हैं, कराची के लिए भी बुरी हैं, मुझे पता है। लेकिन मेरा दिल चाहता है दोनों चीज़ें हो जाएं, क्योंकि जो लोग मुझसे ऑनलाइन आर्ग्यू करते हैं ना, मैं चाहता हूँ कि यार ये सब हो ताकि आप अपनी आँखों से देखें और फिर मैं बोल सकूँ आई टोल्ड यू सो। बस मैं ये दुआएं नहीं करता इन चीज़ों के होने की, बिकॉज अपने आई टोल्ड यू सो के चक्कर में मैं बर्बादी देखना नहीं चाहता। बट मेरा ये कमीना ख्याल दिल में ज़रूर है कि यार भाई बन जाए इमरान खान वापस प्राइम मिनिस्टर, ताकि ज़रा इन चूज़ों को मैं दिखाऊँ कि मैं जो बकवास कर रहा था वो सच थी। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो लोग लाएंगे वो भी तो फिर उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। अकेले शहजाद गया सियासत टूर तो नहीं सफ़र करेंगे। जो उनका क्या है यार, उनकी प्रॉपर्टियाँ बाहर, उनकी रिटायरमेंट प्लान्स बाहर, वो तो एक एक्सपेरिमेंट की तरह यूज़ करते हैं ना कि चलो उनकी ज़िंदगी पे क्या, उनके बच्चों को क्या फ़र्क पड़ना है यार।
हाँ, लेकिन अगर लार्जर पिक्चर में देखें शहजाद, तो इमरान एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल सारी उम्र नहीं रहता। इदारों की जो ग्रिप है वो हमेशा रहती है। इदारों उस में भी ग्रिप को एक दफ़ा ज़रूर टूटना होगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। इदारों में भी तो 75 साल से उन्होंने इस मुल्क को तरक्की नहीं करने दी। बट इदारों में भी इंडिविजुअल हैं। आई थिंक समटाइम्स वी इग्नोर द फैक्ट दैट इदारों के डिसीजंस ऐसे नहीं है 70 साल से प्लान हुए हैं। वो प्रिटेंड करते हैं, लेकिन वो अक्सर इंडिविजुअल्स होते हैं, और इंडिविजुअल्स का जो इमीडिएट बेनिफिट होता है वो उसके चक्कर में होते हैं। जो 2022 में हुई वो इंडिविजुअल, वो जो ताकत उसको हासिल होती है, जो वो एक्वायर कर रहा होता है, वो अपने इंस्टीट्यूशन से हासिल कर रहा होता है ना। और इंस्टीट्यूशन उस इंडिविजुअल्स के जो डिसीजन होते हैं उसका इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी होता है। सो लेट्स से जनरल फैज़, जनरल बाजवा की जो जंग हुई, डू यू थिंक एनी ऑफ देम वर थिंकिंग के इंस्टीट्यूशन का क्या होगा? नो, इट वाज एन इमीडिएट फाइट फॉर सर्वाइवल कि ये अपोनेंट है, इसको हरा। ठीक है, मुझे तो लगता है जनरल फैज़, अब वो लोग आर्ग्यू करेंगे, मुझे तो लगता है जनरल फैज़ 9th में इन्वॉल्व थे। तो डू यू थिंक जनरल फैज़ ये सोच रहे थे कि यार इससे इंस्टीट्यूशन वीकन होगा? या नो, ही वाज लाइक हाउ डू आई टेक पावर? वंस ही टेक्स पावर ही विल से द सेम थिंग कि फौज स्ट्रॉन्ग है ये वो, जबकि खुद 9th में करवाया होगा उससे पहले। सो या आई थिंक लोगों के सवाल थे, वाई प्रोवाइड कवरेज टू दोज हु सिंगल आउट पीपल बाय एथेनिसिटी एंड किल देम? मेरे ख्याल से ये बलोच की बात हो रही होगी, बट किसको आपने कवरेज दी? बीएलए वालों को थोड़ी बुलाया तुमने? मैं तो बीवाईसी के लोगों को बुलाता हूँ। ये बीवाईसी और उन्होंने बीएलए कभी अलग हथियार है। नहीं उठाया, ठीक है। और वो बल्कि लास्ट टाइम मैंने समी का इंटरव्यू किया भी, तो उन्होंने ना सिर्फ तशद्दुद की मजम्मत की, पंजाबियों की किलिंग्स की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हम आइन को मानते हैं, तो अगर मानते हैं तो एज लॉन्ग एज अगर वो हथियार नहीं उठा रहे तो मुझे कोई इशू नहीं। मैं कभी दो किस्म के लोगों को कभी नहीं बुलाता, एक जो नफ़रत फैलाते हों मज़हब की बुनियाद पर, और एक जो कत्लो गारत में मुलविस हो। मैंने कभी नहीं उनको अपनी स्पेस दी। और जो लोग सुन रहे हैं, बिकॉज चले हम दोनों तस्लीम करते हैं कि बेशतर मेजॉरिटी पीटीआई सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान, तो अगर तो आपको ये लगता है कि बिकॉज DGISPR ने टेररिस्ट बोला है तो वो टेररिस्ट हैं, तो फिर DGISPR ने पीटीआई को भी बोला हुआ है, तो फिर पीटीआई वाला भी जो कोई पीटीआई वाला बुलाता है हैव द सेम स्टैंडर्ड। वाई डिड यू चेंज स्क्रिप्ट्स फ्रॉम एंटी इमरान टू? एंटी और प्रो कुछ भी नहीं होता यार। आई थिंक हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया। कुछ इसको कहना चाहेंगे? एंटी इमरान फ्रॉम प्रो इमरान, वो ही कह रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल में मैं इट्स नॉट अबाउट एंटी और प्रो इमरान, इट्स अबाउट रिप्रेशन, इट्स अबाउट एंटी डेमोक्रेसी थिंग्स। मैं उसको जब इमरान कर रहा था तो इमरान को क्रिटिसाइज़ कर रहा था, आज कर रहे हैं तो आज वालों को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। उस दौर में जब करता था तो इनडायरेक्टली PDM वाले उसके बेनिफिशरी बन जाते थे कहीं ना कहीं। आज इमरान कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बेनिफिशरी बन जाता है। बट मेरे लिए तो ये मैटर नहीं करता कि मैं सही बात सिर्फ इसलिए ना करूँ कि शहजाद को ना फ़ायदा हो जाए। सही बात तो सही बात। आई एग्री विद यू। नीचे अभी यहाँ पर ना कुत्ते घूम रहे होते हैं, तो उनके बारे में अली आफ्ताब ने कहा है कि कुत्तों की लड़ाई में आपने सिर्फ लुत्फ लेना है। हाउ डज ही मैनेज टू स्टे मेंटली स्टेबल एंड काम व्हाइल कवरिंग द मोस्ट डेंजरस स्टोरी अंडर डेंजरस सर्कमस्टांसेस? यार मैं सच बताऊँ, मेरे को बहुत ज़्यादा काम भी नहीं रहता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब इस चक्की से इतनी दफ़ा गुजर गए हैं कि कहते हैं अच्छा ज़्यादा क्या होगा कि एक दफ़ा और सही तो और सही। हाय हाय, इंजीनियर साहब के हवाले से सवाल कीजिएगा। इन्होंने कुछ बातें की हैं अपनी वीडियो में। कौन सी बातें की हैं आपने अपनी वीडियो में? मैंने अपनी वीडियो में 2 वीडियोस में बातें की थी इंजीनियर साहब पर। एक तो मैंने कहा था कि लाइक जो इंजीनियर साहब ने बात की है, मेरे ख्याल में मैं उस बात से एग्री नहीं करता, और उनको ये एहसास होना चाहिए कि लाइक वो जब बात कर रहे हैं, जहाँ तक उनका अपने ही हम असर उलमा कराम से एक इख्तलाफ राय रहता था, और वो जो उनके जो थीसिस हैं उसको वो एंटी थीसिस देते थे। आई यूज्ड टू एंजॉय इट। लेकिन जहाँ तक वो अपने मज़हब के अलावा किसी और मज़हब पर बात कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में दैट वाज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। और मैं अब भी समझता हूँ कि इस्लाम में सबसे जो खूबसूरत फ़लसफ़ा है वो हुकूकुल इबाद का है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस पर बात करनी चाहिए बजाय इसके कि हम लोगों को मज़हब और चीज़ों को जज करते रहें।
या आई थिंक अगेन वो जो बाइनरी वाली सोच है, लोग इन वन कैन से कि इंजीनियर साहब ने जो कहा वो गलत था और इंजीनियर साहब को 295 में सी में अरेस्ट कर लेना No, था, दोनों चीज़ें गलत हैं भाई। वो ये अगेन साइड्स नहीं लेनी होती हैं आपने। yes. What drives you? I mean, you're not making money doing what you do, at least not as much as you could, taking the winning side. Would love to know his and your perspective on life and money. हाथ की मैल है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? अच्छा, मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रहती है कि मैं इतने ज़रूर अर्न कर रहा हूँ कि जिससे जो मेरे कोई छोटे मोटे शौक होते हैं अगर मैं पूरे कर पा रहा हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी इन इट। मेरी को बहुत बड़ी ख्वाहिशें नहीं होती, ना मैं बड़े बंगलों के ख्वाब देखता हूँ, ना नई मॉडल की घड़ियों के ख्वाब देखता हूँ। थोड़ा सा मुझे अच्छा पहनने का शौक़ है और दूसरा मैं पेट लवर हूँ। इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं पैसे अपने जो मेरे लगने होते हैं, तो वो ये कोई बहुत महंगे शौक़ नहीं है, तो ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ अपनी अर्निंग में। और अगर मैं ये अफोर्ड करने जितनी अर्निंग कर लूँ तो आई एम वेरी हैप्पी। लाइक सम टाइम ये भी होता है कि मैं जो एक मेरा टारगेट होता है कि मैं इतने कर लूँ, वो कर ले तो उसके बाद मेरा वीडियो करने को दिल नहीं करता। मैं कहता बस ठीक है, मैंने कर तो नहीं है, बस ठीक है, मेरे एक्स्ट्रा ऊपर करके क्या करना। लाइक मैं अभी इधर आपके शहर में हूँ, मैं कई दिन से वीडियोस नहीं कर पा रहा और मेरा बहुत नीचे इस वक्त गया हुआ है चैनल, मेरी अर्निंग बहुत नीचे गई हुई है। मुझे पता है मेरा अगला महीना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन लाइक फाइन, ठीक है ना यार, एक आधा महीना खा रहे हैं। क्या कह रहे थे आप, नई मॉडल का आपको ख्वाब नहीं है? गाड़ी की नई मॉडल का। सॉरी, वो कभी कभी सो जाता हूँ मैं सुन पॉडकास्ट के दौरान। अकॉर्डिंग टू द कॉन्वर्सेशंस यू हैव हैड विद ISI एजेंट्स, डू यू थिंक देयर इज आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी within the agency or is it a one page system? अच्छा सवाल है। मेरी जो चंद एक इंटरेक्शंस हुई हैं उसकी बुनियाद पर मैं ये कहता हूँ कि सबका सेम पेज है। सब आपको कन्वर्ट करने के लिए रास्ता थोड़ा सा डिफरेंट इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट यूँ करते हैं कि वो थोड़े मुख्तलिफ सोच के हैं अपने इदारे की निस्बत। तो ये उनका एक तरीका होता है आपको इंगेज करने के लिए। क्योंकि मैं इस नतीजे पहुंचा हूँ शहजाद कि आपको गिराने पर भी एक बैज लगता है, अच्छा, कि तुमने इसको गिरा लिया है, तो वो फिर एक मोटिवेशन तो होती है कहीं नहीं। तो उसके लिए फिर वो जो भी अल्फाज की आप कह लें कि वो करते हैं गिमिक, तो वो अदरवाइज टारगेट सबका एक ही होता है कि आपको इदारे की साइड पर लाना है। आपके जो व्यूज़ हैं उनसे आपको चेंज करके जो इदारे के व्यूज़ हैं वो आपको उन पर कन्विंस करना है। अब वो उसके लिए आर्गूमेंट क्या इख्तियार करते हैं, ये सबका एक मुख्तलिफ तरीक़ाकार होता है। इनसे पूछें कि अभी भी एजेंसीज तंग करती हैं, और जब करती हैं तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? करती हैं, हाँ करती हैं, लेकिन हैंडल बस टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं हैंडल करने के लिए कोई तरीके नहीं इख्तियार करता। इस बुरे हालात में भी, जब जुडिशरी के आपको पता है क्या हालात हैं, इस हालात में भी जब कुछ होता है तो मैं जाता कोर्ट ही हूँ। मैं डायरेक्ट निगोशिएट करने की कोशिश नहीं करता कि लाइक ठीक है क्या लो दो। मैं कहता हूँ ठीक है आपने जो करना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये ताकतवर लोग हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, तो ये अपना काम करें, हम जो हमारी हैसियत है हम वो करें। आप बहुत खूबसूरत लगते हैं जब आप अपने हेयर्स में हाथ फेरते हैं। यार इनका नंबर निकालें। इनका नाम है वसीम अकरम। यार वसीम भाई आगे लिखा हुआ है आप बहुत ब्रेव हैं, आप बहुत डिसेंट हैं, तो टॉर्चर बर्दाश्त कर। क्योंकि उनके इस मैसेज में मेरे लिए टॉर्चर है। ये उनका नाम मेरे लिए टॉर्चर है। Question to Asad is that don't you think you and Matiullah Jan have dragged the fight criticism with the current judiciary too far after Qazi files? I think हमने बहुत कर लिया था लास्ट टाइम। आज एक मज़े की पॉडकास्ट है, लास्ट टाइम मुझे भी लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हमने बैक एंड फोर्थ कर लिया था। Is the current system's beneficiaries all Punjabi or is it those in power who get tax breaks and have excellent connections with the establishment? It is the latter. क्या सारे इस जो सिस्टम है सारे पंजाबी इसके बेनिफिशियरी हैं, या वो लोग हैं जो पावर में हैं जिनको टैक्स ब्रेक्स मिलती हैं? मैं समझता हूँ कि सिर्फ जो रूलिंग एलीट है, चाहे वो फ्यूडल्स हैं, चाहे वो सनतकार हैं पंजाबी, चाहे पंजाबी ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे पंजाबी पॉलिटिशियन हैं, पंजाबी जजेस हैं, पंजाबी जर्नल हैं, ये सब बेनिफिशरी हैं। आम पंजाबी उस तरह से बेनिफिशरी नहीं है। और ये बात मैं बार बार करता हूँ, और ये मैं दीगर जो
सूबों के लोग हैं, चाहे वो बलूचिस्तान है, सिंध है या खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनको भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो पंजाबी आपके यहाँ मजदूरी के लिए आ रहा है, तो सोचिए वो कितना गरीब होगा कि वो अपना घर छोड़ के आपके सूबे में जिसे कहते हैं आके मजदूरी कर रहा है, वेटर लगा हुआ है, नाई माइनिंग है यार, मतलब तो इससे बुरी जॉब क्या हो सकती है? तो कितना गरीब होगा यार। उसको अगर आप कुछ निकाल देंगे या उसके साथ कुछ कर देंगे, पंजाब की जो ये रूलिंग इशराफिया है जिनका मैंने सबका नाम लिया, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। वो उनकी पॉलिसी मेकिंग पर कभी असरअंदाज होता ही नहीं है, बल्कि वो तो खुश होते हैं कि अपने पंजाब में वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मजीद मजबूत करते हैं कि देखो ये तुम पंजाबियों से नफरत करते हैं, वो उसको सेल करते हैं। Yeah, give him a bit more goodwill this time around. That segment regarding his commentary on the Chief Justice Pakistan wasn't great. Felt like you were going for the worst possible interpretation. मैं agree करता हूँ आपके साथ, ये fair criticism है। आज हमने प्यार मोहब्बत से बात की है, बट वो ये होता है ना, जब कोई दोस्त वोस्त आ रहा होता है तो आप ज़रा फिक्र नहीं करते। मुझे पता है असद कुछ माइंड नहीं करेगा। अभी को और कौन रिसेंटली आया हुआ था, I forgot, somebody was on the podcast, और मेरा दोस्त है बड़े, आज रज़ा समो आया हुआ था, एंड पीपल लाइक भाई मतलब उसको भी बोलने दे। मैंने सॉरी यार, वो फ्रैंकनेस में फील, हाँ ना, वो फील ही नहीं होता कि कोई पॉडकास्ट पे गेस्ट आया हुआ है। आपको वैसे समो और मैं वैसी जिस तरह बात करते हैं वैसी पूरी पॉडकास्ट निकाल दी। Since you're constantly exposed to difficult or negative news from many sources, how do you personally manage and cope with that without letting it affect your mindset or outlook? अच्छा, मुझे अब ये ज़रूर लगता है पिछले कुछ अरसे में मैंने फील करना शुरू किया है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव रखता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं उसका अब जो जिस किस्म के सर्कमस्टांसेस में मैं रहता हूँ, जो कुछ मेरे साथ हो रहा होता है, जिस किस्म की खबरें सुन रहा होता हूँ, उनको रिपोर्ट कर रहा होता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत इस सब से ब्रेक की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हो गया और उसका मैं अब कहीं ना कहीं प्रेशर फील करता हूँ अपने ऊपर। तो चलें कोई नॉर्थ वॉर्थ यार, चल ये मेरा तो यही अब कंक्लूजन है कि इस मुल्क का कुछ हो नहीं सकता, तो क्या करना है लड़वड़ कर यार। बनाए प्लान तो मैं बहुत खुशी से आपके साथ जाऊंगा। इज पाकिस्तान ऑन द राइट ट्रैक? बिल्कुल नहीं, ट्रैक पे ही नहीं है हम, राइट और रॉन्ग। यस एग्जैक्टली, दैट इज द मोर बेटर लाइक वे टू से, हम ट्रैक पे है ही नहीं तो भाई। व्हाट्स हैपनिंग इन द इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा केस, सॉ नो अपडेट सिंस हिज अरेस्ट? कोई अंदर की खबर है कि गायब ही हो गई है खबर भाई? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने उस खबर को ज़्यादा फॉलो नहीं किया। उस वक्त मैंने शुरू में जब वो हुआ था वाक़या, तो मैंने 2 व्लॉग्स में उसका जिक्र किया था, तो उसके बाद मज़ीद मैंने उसको ना व्लॉग्स में जिक्र किया, ना मैंने उस खबर को फॉलो कर सकूँ। बस ये फिर जाने दें वापस नौकरी पे इस्लामाबाद, ये खबर निकाल कर आपको अपने व्लॉग में बताएंगे, ये रिक्वेस्ट कर दी है हमने। करंट गवर्नमेंट कब तक रूल करेगी? देखें, जो ये हुकूमत है, जैसे मैंने आज कहा कि बहुत डरपोक लोग हैं, तो जिस वक्त ज़रा सा भी स्ट्राइक आई, इनका कोलैप्स बहुत तेज़ होगा। लाइक मुशर्रफ 2007 मार्च तक कंट्रोल में था, नवंबर में वो लगा रहा था इमरजेंसी। इमरान खान साहब नवंबर तक कंट्रोल में थे, अप्रैल में घर चले गए थे, 5-6 माह लगे थे। मेरी मौजूदा के बारे में असेसमेंट है कि जिस दिन इनके खिलाफ कुछ ट्रिगर हुआ, तो ये अगर महीना भी सर्वाइव कर गए तो दैट वुड बी अ न्यूज़ फॉर मी। फ्रॉम वेयर डिड यू कम अप विद दिस फ्रेज इलास्टिक वाली शलवारें? यार देखिए, वो फार्म 47 की क्या होगी, इलास्टिक की शलवारें होगी ना, जो चीज़ असली नहीं है, तो वो यार बेहतर होती हैं। मैं तो ज़िंदगी में मिस करता हूँ, कुछ नाड़ा मिलता नहीं है, फिर नाड़ा डालने का अजाब होता है, फिर वो मार्कर या पेन में कभी कभी यूज़ करता हूँ, कुछ वो नहीं होता द स्टिक, फिर वो कभी अंदर मिस हो जाता है। तो मैं तो पहनना ही छोड़ दिया, मैं जीन्स पहन लेता हूँ कुर्ते के साथ, बिकॉज इतनी दफ़ा मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया है, फिर बीच में वो पेन खो गई है, नाड़ा भाड़ में जाए, मैंने करना ही नहीं है। तो क्या आपको इलास्टिक वाली शलवार? मैं तो बड़ा खुश हूँ उनसे, आई थिंक दे शुड कम बैक। नहीं, जिन्होंने अभी पहनी है ये भी बहुत खुश हैं, लेकिन मसला ये है कि वो रहेगी हर वक्त ख़तरे में। नहीं, उनका भी वही वाला मसला है मेरे ख्याल से, कि वो अंदर रह जाते हैं कभी कभी, नाड़े वाला डंडा
होता है, लेकिन मसला ये है कि वो बाहर नहीं आता। ये जो अभी इन्होंने पहनी है उसका लास्टिक किसी और ने डाला हुआ है। हाँ, तो वो यूँ खींच के खैर के बंद हो सकता है। इससे पहले कि हम पूछना शुरू कर दें कि कौन से कलर की चड्डी पहने हुए हो। अच्छा, थैंक यू आप आज कराची में आए तो हमने सब्र प्यार तहम्मुल से डिस्कशन किया, एंड आई थिंक ये लोगों को भी रियलाइज़ करना चाहिए। किसी ने हसन अयूब के बारे में भी पूछा था, लेकिन मैंने आपका ट्वीट देख लिया था। भाई इख्तिलाफ राय, दोस्ती अपनी जगह। हाँ, मतलब अगर कोई मीडिया वाले, आपको पता है मुस्तफा वही वगैरह के और मेरे आज व्यूज़ डिफरेंट हैं, लाइक लेकिन आई स्टिल लव दिस पीपल। ठीक है, आपके मेरे कहीं पे हो सकते हैं मुख्तलिफ, लेकिन दोस्ती है तो यार ठीक है। ये कुछ जमहूरियत है क्या यार, ये कुछ मुस्तफ़ा का मसला है पर्सनल, कि मुख्तलिफ व्यूज़ के साथ भी आप दोस्त रहेंगे। ये कुछ उस इंसान में मसला है। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज आ जाए ना कि मुस्तफ़ा ने 2 बंदों को गोली मारी है, मैं बोलूँगा नहीं यार मुस्तफ़ा सही किया है उसने। मुस्तफ़ा से आप नफ़रत नहीं कर सकते। नहीं, नफरत की बात नहीं मैं कर रहा, मतलब ये भी नहीं कि मेरी दोस्ती भी नहीं कमज़ोर पड़ी, मुझे आज भी वो उतने ही प्यारे हैं जितना वो पहले दिन से मैं उनसे करता। तो लाइक आई स्टिल लव हिम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक व्यूज़ मेरा तो इतनी मैटर करती कि आज शहजाद जो है वो मेरे से मुख्तलिफ व्यूज़ रखता है। नहीं, दोस्त है तो दोस्त है ना यार, ठीक है, उसका हक नहीं अपने व्यूज़ रखे। वो भी तो मुझे अभी दोस्त मान रहा है ना, हालांकि मेरे व्यूज़ उससे मुख्तलिफ हैं। तो अगर वो मुझे टॉलरेट कर रहा है तो मैं कौन होता हूँ? और अगर दोस्ती का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप गलत से गलत काम करते दोस्त साथ खड़े हो जाएंगे, ठीक है इसका है तो फिर। और अगर सारे दोस्त वो रख रहे हैं जिनके व्यूज़ आपके सेम हैं, तो फिर आप चैलेंज क्या कर रहे हो? हाँ, फिर तो आप इको चैम्बर में जिंदा रह रहे हैं। या आई मीन कभी कभी डिसएग्रीमेंट इज ऑल्सो गुड, बिकॉज आपका भी अगर आप नहीं राय भी चेंज करते तो आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्गर हो जाता है कि यार ओ दिस इज़ वेयर देयर कमिंग फ्रॉम। आपको एक नया व्यू मिलता है। जी, मैं ड्रैग हो गया, बट मैंने अभी सुना अमेरिकन का एक पर्सपेक्टिव कि उनको इमिग्रेशन से क्या मसला है, एंड आई वाज लाइक ये इसके पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सेंस बन रहा है कि वो ये नहीं कह रहा कि हमें मुसलमानों से नफ़रत है, वो ये कह रहा है कि यार ये हमने यूँ कल्चर बनाया हुआ है, ये इनको एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही होती है, जिसकी वजह से जो मैं नहीं मान नहीं रहा मैं, बट मुझे अब समझ में आ रही है ना। बिल्कुल They had an argument. बिल्कुल। तो वो जनरली तो जो सारा एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट है मैं उसे डिसएग्री करता हूँ, बट मुझे वो सुनने के बाद एक पर्सपेक्टिव मिला कि यार ये भी कुछ सोच के बोल रहा है, बिल्कुल हवा में फायर नहीं कर रहा। तो ज़रूरी है कि आप सुने और लोगों को, और खुदा का वास्ता है ये जो लॉजिक है ना कि शादियां तोड़ दो, आपकी भी राय तब्दील होगी, इर्तिका होगा, हो सकता है आप गलत हो सकता है आप सही हो। सुने, दोस्ती करें, खाने खाएं, खुश रहें। थैंक यू असद, एंड थैंक यू एवरीबॉडी लिसनिंग। टेक केयर, बाय बाय।